नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में आज मास्टर क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने बैच ज्वाइन कर रखा है उन विद्यार्थियों के लिए पूरे महीने का सारांश है। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से आपको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको सब कुछ याद हो गया। ऐसा लगेगा आपको इस क्लास को देखकर कि आपको सब कुछ याद है, यानी कि जितना पूरा पिछले महीने में जो अपना पढ़ा है वो पूरी चीजें आपको कंटेक्ट तरीके से याद हो गई है। और इसी क्लास का यानी कि रिवीजन क्लास का मकसद यही है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब के बच्चे यानी कि यूट्यूब के जो विद्यार्थी हैं वो सुन रहे हैं, फेसबुक के जो ग्रुप के विद्यार्थी हैं या फिर फेसबुक पेज पर जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी स्वागत है। 1 तारीख से बैच प्रारंभ होगा। जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। 1 तारीख से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की हमें आवश्यकता क्या पड़ी। सबसे पहले भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीयों ने तो बहुत बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था की सोची थी, लेकिन उससे पहले हमारे देश में भारतीय यानी कि थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं, थोड़े अतीत में हम चलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आज किसी भी विद्यार्थी को पेन और कॉफी नहीं लेके बैठना, यानी कि लिखना कोई भी चीज नहीं है, हर चीज आपको याद करनी है केवल। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और आप ध्यान से मुझे याद मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको आप दोहराते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अतीत की ओर चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस को जानने के लिए अतीत की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो अतीत में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जहां से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है, यानी कि राज्य व्यवस्था की, राजनीति की शुरुआत होती है, वहां से हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुए थे, अंग्रेज अधिकारी भारत आना प्रारंभ हो गए थे। भारतीय यानी कि अंग्रेज अधिकारियों का भारत में आने का मकसद जो था वो एक व्यापार था, केवल माध्यम व्यापार था। उसके बाद में जैसे ही वो भारत पर आते हैं, आप सभी को पता है कहानी, जिस प्रकार से भारत पर आते हैं तो उनकी जो नीति होती है, जिनको अपन कहते हैं लालची, यानी कि इंसान की प्रवृत्ति होती है लालच करना, है ना। जिस प्रकार से आप लोग भी किसी चीज का लालच कर लेते हैं, सभी लोगों में क्या होती है, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसको लालची बना देती है और वो लालची होता है। तो इसी प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों के साथ में भी यही हुआ। पहले व्यापार करने के लिए आए, फिर भारत की राज्य व्यवस्था को, यहाँ की जो राजशाही थी उनको समझा, राजशाहों के जो राजकोटे हुआ करते थे उनके बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ की जो समाज है, ये जो संस्कृति है, भारत देश की समाज और संस्कृति है, वो एक इस तरीके की है कि इनको अपन मूर्ख बना सकते हैं, आसानी से फुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वही काम किया जो कि उनको करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जिस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि राजशाह था, राजशाह का सबसे पहले राजशाह को याद करते हैं। राजशाह यानी कि राजाओं का जो शासन था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उस दौर में राजाओं को उन्होंने मूर्ख बनाना प्रारंभ किया, आपस में लड़ाया, जिस भी प्रकार से उन्होंने अधिपत्य जमाना प्रारंभ कर लिया जैसे तैसे। जैसे कि आपको इतिहास में पूरी कहानी इसके बारे में मैंने बताई है इतिहास में, तो आप इतिहास की क्लास रिवीजन कर लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि भारत में यानी कि चलिए अंग्रेजों का अधिकार तो हो गया, भारत में अंग्रेज शासन करना प्रारंभ कर लिए, लेकिन यानी कि जो संविधान बनाने की जो जरूरत पड़ी वो किसको पड़ी, सबसे पहले जरूरत और आवश्यकता क्यों पड़ी कि संविधान बनाया जाए, तो ये भारतवासियों के लिए एक बहुत ही निर्णायक और बहुत कारीगर यानी कि नील का पत्थर साबित होता है संविधान जो बनता है। संविधान भारतवासियों का एक सौभाग्य लेकर आया था और एक सौभाग्यशाली थे भारतवासी कि इनके लिए एक संविधान को लागू किया गया। और आज हम भी एक सौभाग्यशाली है क्योंकि आज हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर लोकतंत्र है। अन्यथा अपना भारत देश आप सभी को पता है राजाओं का गुलाम था। राजाओं की गुलामी करते हुए ही हमारा सबका क्या हो जाता था, देहांत हो जाता। लेकिन हम कभी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों का ये एक अच्छा काम था कि उन्होंने हमें संविधान यानी कि भारत में एक लोकतांत्रिक सोच का विकास किया उन लोगों ने। तो देखिएगा, कुछ अंग्रेज अधिकारियों में कुछ बुरे परिणाम भी थे और कुछ अच्छे परिणाम भी है। तो अच्छे परिणामों में आप एक ये चीज रख सकते हैं कि उन्होंने अपन को संविधान की शुरुआत कर दी थी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था उन लोगों ने अपन को एक अच्छी डेवलप करके देके गए थे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं किस प्रकार से हुआ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनको जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी अंग्रेज अधिकारियों को। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान इसलिए बनाया उन्होंने क्योंकि भारत की जो दुर्दशा थी वो 17वीं यानी कि 1773 में पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसकी डिटेल से मैंने आपको समझाया था, उसके बारे में बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। तो 1773 यानी कि 1770 तक क्या हुआ कि भारत देश की ऐसी दुर्दशा हो गई जिसको कुछ देखा नहीं जा सकता। भारतीयों के साथ में इतना अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा, भारतीय महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जाने लगा। भारत के कृषि यानी कि कृषि कानून जो होता था, सॉरी जो किसान हुआ करते थे, उनके ऊपर ऐसे कानून ऐसे प्रकार की कर वसूली की जाती थी जिनको लेकर क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे
वो बहुत निर्दय व्यक्ति थे, यानी कि कोई भी दया धर्म नहीं था उनमें। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटेन सरकार, यानी कि ब्रिटेन सरकार की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, दुर्दशा, भारत की दुर्दशा जब देखी तो अंग्रेज अधिकारियों ने जाकर वहां पर बताया कि भारत की दुर्दशा इस प्रकार की हो गई है, वहां के लोग इस प्रकार के हैं, वहां के लोगों के साथ में यह व्यवहार किया जा रहा है कि उनको आत्महत्याएं करनी पड़ रही है और मजबूरी में कहीं लोग अपनी परिवार को खो रहे हैं। तो इस चीज को ब्रिटिश सरकार ने ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे हैं। सबसे मुख्य बात यह थी कि जब भी अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन से यहां पर आता था तो आने के बाद में, यानी कि वो एक साल में इतना धन कमा ले जाता था, यहां से इतना धन अर्जित कर ले करता था कि अपने आने वाली 3 पीढ़ियों को बिठाकर आराम से खिला सकता था। एक ही महीने में, एक ही वर्ष में इतना धन क्यों अर्जित कर लेता था, इसका क्या कारण है? तो ब्रिटिश अधिकारियों ने, यानी कि ब्रिटेन सरकार ने इसको जानने के लिए महारानी एलिजाबेथ जो थी उन्होंने बताया। सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम महारानी थी, तो उन्होंने कहा, अंग्रेज अधिकारियों को वहां पर भेजा गया, तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया। यानी कि 1765 में एक बंगाल और बिहार और उड़ीसा में एक दीवान है, यानी कि राजस्व के लिए एक व्यक्ति को यहां पर भेजा गया और उस व्यक्ति ने यहां पर सर्वे किया। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत के साथ में ऐसी हालात है कि राजस्व, कर वसूली इतनी ली जा रही है, सैन्य शक्तियों की बात करें तो उसकी भी दुर्दशा है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कानून, एक अधिनियम पारित करते हैं। और अधिनियम पारित इसलिए किया क्योंकि लोग यहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा करना प्रारंभ कर दिए थे अंग्रेज अधिकारी। सबसे पहली बात है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला अधिनियम पारित किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिएगा, सारी चीजें अपन पढ़ते चलेंगे, सब चीजें आपको आज याद करनी है, ठीक है ना, लिखना कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा 1773 में एक आपका एक्ट पारित किया गया जिसको अपन क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग जो एक्ट पारित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता क्या थी, मुख्य रूप से क्या था, इसका मकसद क्या था। देखिएगा, कंपनी में नियंत्रण, यानी कि नियमित रूप से और नियंत्रण करने के लिए पहला काम किया गया था, नियंत्रण और नियमित करने के लिए, यानी कि कंपनी को क्या किया जाए, नियमित रूप से शासन चलाने के लिए, अच्छे ढंग से, या फिर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, नियंत्रण करने का मतलब है कि कंपनी पर शासन करने का नियंत्रण, यानी कि कंपनी जो थी भारतीय लोगों पर जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भारतीय लोगों का शोषण कर रही थी, तो उस पर अपना आधिपत्य स्वीकार किया, यानी कि ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, उस पर अपना नियंत्रण कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, प्रशासनिक और राजनीतिक जो प्रभाव थे उनको मान्यता, यानी कि राजनीतिक की बात करें, यानी कि प्रशासनिक है, देखिएगा प्रशासनिक व राजनीतिक तौर से क्या किया गया कि प्रशासनिक और राजनीतिक तौर से भी कंट्रोल किया गया ब्रिटेन सरकार द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी को राजनीतिक, प्रशासनिक और इसके बाद में नियंत्रण किया गया। नियमित रूप से नियंत्रण करने के लिए 1773 में एक एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट का नाम से जाना जाता है। उस एक्ट को पारित करने पर, यानी कि भारत में क्या किया, केंद्र स्वशासन, यानी कि केंद्रीय स्वशासन पर जोर दिया गया, यानी कि भारत पर क्या किया गया, यानी कि केंद्रीय शासन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, केंद्रीय शासन प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी कि केंद्रीय शासन होना चाहिए, यानी कि लोगों का इतना शोषण नहीं होना चाहिए। अब इसके मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो मुख्य विशेषताओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात याद रखनी है, रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पर, यानी कि भारत पर ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उसको क्या करना था, यानी कि वो जो यहां पर आधिपत्य जो जमा रखी थी उस पर नियंत्रण पाना था। पहला उद्देश्य ब्रिटेन सरकार का क्या था, उन पर नियंत्रण पाना। दूसरा उद्देश्य क्या था, यहाँ की भारतीय, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था जिसको कहते हैं, उस पर नियंत्रण पाना था, यानी कि शक्ति का प्रयोग करना था। उसके बाद में स्व केंद्रीयकरण करना था, यानी कि भारत को एक करना था। भारत को विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, प्रत्येक इलाके में अलग अलग व्यक्ति हुआ करता था, अलग अलग अधिकारी हुआ करता था ब्रिटेन का, जो अपनी मनमानी के हिसाब से कर वसूल करा करता था और ब्रिटिश सरकार को कुछ भी करने दिया करता था, अपने घर के लिए एकत्रित कर लिया करता था, अपना जमा कर लिया करता था। यानी कि ब्रिटेन सरकार को भी नुकसान था और भारतीयों को भी नुकसान था, दोनों तरफ से नुकसान में होने के कारण रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिस पर भारत पर क्या किया गया था, ईस्ट इंडियन कंपनी पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण करने के लिए। 4 शब्द याद रखिएगा, पहला नियंत्रण करने के लिए, प्रशासनिक राजनीतिक अपना स्थापत्य करने के लिए, और उसके बाद में केंद्रीय शासन पर स्वशासी, यानी कि केंद्रीयकृत करना, यानी कि भारत को एक करने की बात की गई है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला नियंत्रण, प्रशासनिक और राजनीतिक और केंद्रीयकरण, यह करना मुख्य उद्देश्य बताया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 में पारित किया गया। अब इसकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसको इस प्रकार से लागू करने के लिए
क्या किया गया? सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या किया गया, तो पहली विशेषता की बात करें तो सबसे पहले क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसको किया गया? बंगाल में क्या किया गया, एक गवर्नर का पद दिया गया। क्या दिया गया? एक गवर्नर का पद दिया गया। गवर्नर का पद किसे दिया गया? बंगाल में एक गवर्नर बनाया गया जिसका नाम क्या था? वारन होस्टन। वारन होस्टन को किसको दिया गया रे? वारन होस्टन को। देखिएगा, वारन होस्टन को क्या किया गया? वारन होस्टन को एक पद दिया गया जिसको गवर्नर पद कहा जाता है। बंगाल में एक पद दिया गया उसको, जिसको वारन होस्टन को दिया गया, और गवर्नर का पद था उसे बंगाल में सबसे पहले बंगाल पर स्थापित किया गया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों ने बंगाल पर क्यों किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हुआ है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो इलाका है आपका, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने जो शोषण किया है उन इलाकों को किया है। आज वो इलाके पिछड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि कभी सोना, कभी बात करिएगा आप इतिहास में, कभी पढ़िएगा आप लोग अपना इतिहास पढ़िएगा, कभी आपको पता चलेगा कि आपका जो राज्य है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये झारखंड, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों की हालात की अगर पहले बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली थे। भारत में सबसे शक्तिशाली थे। इतिहास में इस चीज को हम पढ़ेंगे, इतिहास ये चीज का गवाह है कि सबसे शक्तिशाली थे। यहां पर काफी सोना था। भारत में सर्वाधिक सोना की बात करें तो उन इलाकों में था, लेकिन अंग्रेजों ने इतना शोषण किया, और अंग्रेज सबसे पहले वहां पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने को पता था कि सबसे ज्यादा धन यहां पर है और सबसे ज्यादा शोषण किया गया है तो वहीं पर किया गया है। ठीक है, तो उन इलाकों में उनका शोषण किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सबसे पहले जो पद दिया गया है वो बंगाल में रखा गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1773 में पारित किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य रखा कि भारत में स्वशासन होना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए, उसके साथ में एक राजनीतिक और प्रशासनिक जो दबाव, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्या होना चाहिए, आधिपत्य होना चाहिए ब्रिटिश सरकार। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था। अब देखिए, पहला पद क्या किया, यानी कि सबसे पहले अगर कोई भी घटना अगर भारत में होती है तो सबसे पहले उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नर जनरल है। गवर्नर, सॉरी जनरल नहीं है यहां पर, अभी गवर्नर का पद दिया गया था और बंगाल में दिया गया सर्वप्रथम। और किसको दिया? वारन होस्टन को दिया गया। बंगाल में गवर्नर किसको बनाया? वारन होस्टन को बनाया पर सर्वप्रथम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा उद्देश्य देखिएगा, 1774 में जब वारन होस्टन ने यहां पर शासन करना प्रारंभ किया तो इसने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि यहां पर एक कोर्ट बनाया जाना चाहिए, यानी कि एक न्यायालय बनाया जाना चाहिए, जिसको एक न्यायालय इसलिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता के साथ में अगर कोई भी शोषण करता है तो उसको दंडित किया जा सके। दंडित करने के लिए क्या किया गया, यानी कि 1774 में, 1774 की बात की जा रही है, तो 1774 में क्या हुआ, कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में क्या बनाया गया? कोलकाता में एक उच्च न्यायालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उच्च न्यायालय। देखिएगा, 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई क्योंकि जो वारन होस्टन था, इसने कहा कि भारतीयों के साथ में जो भी व्यक्ति अन्याय करता है उसको सजा देने के लिए एक कानून होना चाहिए, यानी कि पूर्ण तरीके से इन्होंने प्रशासनिक सेवा के, यानी कि प्रशासनिक तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। प्रशासनिक तरीके से प्रारंभ कर रहे थे, समझ में आ गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस प्रकार का एक्ट था कि इसने सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तौर पर सेवा प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या किया, प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण कर लिया। उसके बाद में क्या किया, गवर्नर जनरल के आधार पर, गवर्नर के द्वारा कहा गया, एक अपील की गई कि एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, और उच्च न्यायालय जो था 1774 में कोलकाता में खोल दिया गया। अगली बात करते हैं, अगला क्या निष्कर्ष निकला। इसके बाद में देखिएगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको गवर्नर, यानी कि जिसको लोग क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारी क्या कहा करते थे, यानी कि उपहार लेना। भारतीयों से क्या लिया करते थे? उपहार लिया करते थे। क्या लिया करते थे? उपहार लिया करते थे। और उपहार के साथ में, यानी कि उपहार को जिसको क्या कहते थे, उपहार कहा करते थे, वो ये क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। और उस रिश्वत को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति क्या नहीं लेगा, भारतीयों से ना तो उपहार लेगा ना रिश्वत के रूप में लेगा, कोई भी कुछ नहीं लेने वाला भारतीयों के साथ में। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में पूर्ण सरकार की अगर बात करें कि पूरा जो सिस्टम था वो किसके हाथ में चला गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के हाथ में पूरी सत्ता, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्शन। कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि सारा शासन जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से चलने लगा, यानी कि नियंत्रण कर लिया गया, पूर्ण तरीके से क्या किया गया, नियंत्रण कर लिया गया। यहां पर 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, याद रखना है। पहला नियंत्रण था, दूसरा इसको याद करने का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को याद करने के 3 मैंने आपको शब्द बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला नियंत्रण था,
दूसरा आपके राजनीतिक था, और चौथा आपका कौन सा था, तीसरा आपका कौन सा था, केंद्रीयकृत करना था। तो सरकार ने क्या किया था, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, पहले आप इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्शन के तहत क्या किया गया, यानी कि इसको पूरा नियंत्रण जो था भारत का वो कोड ऑफ डायरेक्शन के खिलाफ चला गया, यानी कि इसके साथ में मिलकर प्रारंभ किया गया, यानी कि पूर्ण तरीके से नियंत्रण कोड ऑफ डायरेक्शन का हो गया। कहने का मतलब यह है कि पूरा शासन आपका कहां से चलाने लगे, उच्चतम न्यायालय कोलकाता से। जबकि गवर्नर कहां का था, बंगाल का। बंगाल के गवर्नर ने कोलकाता का उच्च न्यायालय जो था उसने शासन चलाना प्रारंभ कर दिया भारत पर। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना। अनिवार्य रूप से कहा गया कि जिस भी व्यक्ति के पास में जितनी भी सेना है, पहली बात क्या है, जितनी भी सेना है वो जितना भी कर है यानी कि राजस्व वसूल है, जितना भी राजस्व वसूल करता है उसकी आपको क्या देनी होगी, उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। किसको, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। क्या किया गया, इसके तहत इनको पूर्ण तरीके से अंग्रेज अधिकारियों को प्रतिबंध कर दिया गया कि क्या करना है कि आपको राजस्व यानी कि सैनिक रखिए या फिर आप कर वसूली करिएगा, इनकी आपको जानकारी देनी है। किसको, उच्च न्यायालय को। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया, देखिए इसके लिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की मैं बात करूं तो 3 शब्द याद रखना है। पहला आपका था नियंत्रण, पहला शब्द मैंने आपको बताया नियंत्रण, दूसरा शब्द है आपका राजनीतिक, ठीक है, और तीसरा आपका, इसको आप राजनीतिक शक्ति भी कह सकते हैं, और चौथा आपका है केंद्रीय, केंद्रीय शासन। देखिएगा ये 3 शब्द अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा, पूर्ण तरीके से काम हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, देखिए सबसे पहली बात की मैंने नियंत्रण, यानी कि ब्रिटिश सरकार को क्या जरूरत पड़ी, नियंत्रण करने की पड़ी। किस पर जरूरत पड़ी, यानी कि भारत पर जो लोग शासन कर रहे थे, ब्रिटेन सरकार के जो लोग थे उनको जो शासन कर रहे थे, तो उन पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। दूसरी बात है राजनीतिक, राजनीतिक शक्ति, यानी कि राजनीति का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या चलाया जाना चाहिए, शासन चलाया जाना चाहिए, है ना। तो सिस्टमेटिक शासन चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जिस प्रकार से मैंने बताया कि कोर्ट, उच्च न्यायालय बना दिया गया, उसके बाद में गवर्नर बना दिया गया, और उस प्रकार से कर और सैन्य से शक्तियां हुआ करती थी, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया उपहार और रिश्वत लेने पर। तो इस प्रकार से क्या किया गया, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया। दूसरी बात किया गया कि केंद्र शासित, मैंने बताया था कि केंद्र शासन, यानी कि केंद्र शासन का मतलब है कि भारत देश में जितनी भी जगहों पर ब्रिटेन सरकार का शासन फैला हुआ है उनको केंद्रित किया जाना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए वो शासन, यानी कि पूर्ण तरीके से पूरे भारत पर कहां से शासन चलाया जा रहा था, उच्च न्यायालय कोलकाता से चलाया जा रहा था। किसके द्वारा, गवर्नर, कौन था गवर्नर उस टाइम, वार्न होस्टिंग था, और ये कहां का था, बंगाल का था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में एक और एक्ट पारित होता है जिसका नाम क्या है, अब दूसरा एक्ट कहां पारित होता है, 1781 में होता है। इसको संशोधन अधिनियम कहते हैं। 1781 में एक और संशोधन पारित होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संशोधित। संशोधित अधिनियम का मतलब है कि इसको सेटलमेंट करना था। सेटलमेंट से तात्पर्य है कि इस, अब देखिएगा इसके मुख्य उद्देश्य और मुख्य बातें क्या याद रखनी है इसमें। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा इसमें 2 शब्द याद रखने हैं। पहले यहां पर कमियां, पहली बात क्या है, कमियां दूर करनी थी। पहली बात तो इसमें जो कमियां रह गई थी उनको दूर करना था। दूसरा उद्देश्य का क्या था, यानी कि इसमें कुछ नए कानून, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। इसके और भी नाम है, बंदोबस्त कानून भी है। इसके साथ में अगर इसको मैं बताऊं इंग्लिश नेम की अगर हम बात करें तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कमियां, मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधारने के लिए। तो एक शब्द रखिएगा यहां पर, नियंत्रण, राजनीतिक, केंद्रीय शासन, इसके बाद में कमियां। ठीक है, यहां से आपके 2 अधिनियम कंप्लीट होते जा रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको 10 शब्दों में जितना आपने पढ़ा है पूरा, उसको 10 शब्दों में मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा, और 10 शब्दों के माध्यम से लाइक बार आपको याद रहेगा। एग्जाम में यही फंडा काम करेगा। ये कॉपियां जितने भी नोट्स बनाए हैं ना, ये आपके साथ नहीं जाने वाले। जितनी मैंने क्लासें दी ना, ये क्लासें आपके साथ वहां नहीं जाने वाली। एग्जाम में केवल आपके साथ में ये फंडा जाएगा, और फंडे हैं मतलब कुछ शब्द है, ये शब्द आपके साथ जाएंगे, और इन शब्दों के आधार पर आप लिख के आएंगे। क्योंकि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पूर्णतः सही तरीके से पढ़ा रहा हूं, और आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इनसे, मतलब एक शब्द से 100 शब्द लिखे जाते हैं, और 100 शब्द से कितने हजार शब्द बनाए जाते हैं, वो सब चीजें डिटेल्स में आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो खोला गया, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार यानी कि वसूली और भूमि से मुक्त कर दिया गया। सबसे पहला क्या काम किया गया, क्योंकि देखिए वही बात है, क्योंकि इसके द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके द्वारा भारतीयों को
फायदा मिला, भारतीयों को क्या थी, आराम था। समझ पा रहे हैं ना, जिस प्रकार से कोई बीमार व्यक्ति को क्या जाता है, टेबलेट देने के बाद में उसको आराम हो जाता है, उसी प्रकार से भारतवासियों को क्या था, आराम मिल गया था, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के साथ में बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसका कर वसूल, जो टैक्स वगैरह वगैरह जो भी था, वो सब छीन लिया गया इनसे, सारी शक्तियां छीन ली गई, तो इनके पेट में दर्द होने लग गया। अब इस पेट के दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा है कि कुछ लोग, चुनिंदे लोग वहां पर ब्रिटिश सरकार में भी वहां पर बैठे हुए थे, इन लोगों के, है ना। तो ये क्या हुआ कि यहां पर इसकी सबसे पहले क्या किया कि ये जो यहां पर जो लागू किया गया था सन्ने और राजस्व वसूली जो लागू किया गया था, इससे इसको क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। यानी कि ये जो न्यायालय था इसमें से एक नियम पारित किया गया, यानी कि संशोधन किया गया कि इसको मुक्त कर दिया जाए, यानी कि अंग्रेज अधिकारी अपनी मनमानी के हिसाब से क्या करें, वसूली कर सकते हैं भारत के लोगों के साथ में। ये पारित हो गया, यानी कि सबसे पहला काम क्या गया, मुक्त कर दिया गया। दूसरी बात क्या की गई, इसके बाद में देखिएगा, कोलकाता जो क्षेत्र था, इसके समीप जो क्षेत्र थे, उन्हीं को क्या रखा गया, यानी कि इस कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत रखा गया। देखिएगा, कोलकाता में क्या था, पहले क्या बना था, उच्च न्यायालय बना था। उच्च न्यायालय बना गया, तो उच्च न्यायालय बना तो मैंने बात की थी कि केंद्र शासन, यानी कि केंद्र शासन, यानी कि पूर्ण तरीके से भारत पर क्या करना था, शासन करना था अंग्रेज अधिकारियों को। कहां से, कोलकाता से। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस कोलकाता जो अधिनियम था, यानी कि इसके तहत क्या गया कि जो कोलकाता उच्चतम जो न्यायालय खोला गया था, उच्च न्यायालय जो खोला गया था, तो इसके तहत क्या किया गया कि इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। यानी कि संपूर्ण भारत में आप कहीं भी क्या कर सकते थे, कर वसूली कर सकते थे, राजस्व वसूली कर सकते थे। और इसमें क्या किया गया, विशेषकर क्या किया गया कि कोलकाता की जो जनसंख्या है, केवल मात्र कोलकाता की जनसंख्या, केवल कोलकाता की जो अधीन जो क्षेत्र आता है, अधीन जो क्षेत्र आता है उसको छोड़कर, अधीन क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्र पर अंग्रेज अधिकारी अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कोलकाता की जनता जो थी वो किसके अधीन थी, यानी कि उच्च न्यायालय के अधीन आती थी। ठीक है, यानी कि गवर्नर के अधीन थी ये कोलकाता की जनता, और ये जो बाकी के जो क्षेत्र थे उनको भारत ने इस अधिनियम ने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। यानी कि इस पर अपनी मनमानी से अंग्रेज अधिकारी वापस जो पहले शोषण कर रहे थे उसी प्रकार से वापस शोषण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद में देखिएगा, यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि यहां पर भारतीयों के लिए कानून बनाया गया कि हिंदू और मुस्लिम, यहां पर क्या किया गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों के अनुसार अपना कानून बनाया जाए। यानी कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अपने अनुसार कानून बनाया जा सकता है, यानी कि अपने हिसाब से आप कानून बना लीजिए। ये भारतीय लोगों को क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि कुछ समझे, यानी कि कुछ चुनिंदे लोग थे जो कि समझदार हुआ करते थे, तो उनको ये कहा गया कि भाई आप हिंदू और मुस्लिम, यानी कि अपने जो लिंग भेद है, यानी कि अपनी जो धर्म है उसके अनुसार अपना अपना कानून बना लीजिए। ठीक है, तो इसको पारित किया गया। इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य देखिएगा, इसमें क्या किया गया, जो कोर्स था, यानी कि काउंसिल के नियम विनिमय का स्वीकृति कर दी गई। इसको जो प्रोविनेशनल, यानी कि प्रोविनेशनल जो कोड था उसके द्वारा इसको क्या किया गया, प्रोविनेशन कोड के द्वारा इसको स्वीकृति की गई कि देखिएगा कानून बना सकते हैं कि भारतवासी क्या कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, यानी कि जो राजशाही है, जिस प्रकार से इनमें क्या है धर्म की भेदभाव है, तो उसके अनुसार ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना कानून स्वयं बना सकते हैं। ये स्वीकृति दे दी गई किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा ये स्वीकृति उनको दे दी गई। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अगला अधिनियम फिर पारित होता है जो कि 1786 का अधिनियम होता है, एक्ट ऑफ 1786 का। तो देखिएगा आपको दो चीजें मैंने बताई, पहले में लागू किया गया, दूसरे में हटा दिया गया। पहला उद्देश्य, यानी कि पहला क्लियर यहीं से हो जाता है कि पहले में लागू किया गया था नियंत्रण, राजनीतिक और केंद्रीय शासित, और दूसरे में क्या किया गया था, नियंत्रण और राजनीतिक। नियंत्रण और राजनीतिक दोनों शक्तियां हटा दी गई थी, केवल केंद्रीकरण की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, केवल केंद्रीकृत किया गया था, भारत को क्या किया गया था, केंद्रीकृत किया गया था। बाकी क्या किया गया था, नियंत्रण और राजनीति दोनों को हटा दिया गया था। पहला अधिनियम यही बताता है कि भारत पर नियंत्रण, राजनीतिक और केंद्रीय शासन होना चाहिए, लेकिन दूसरा अधिनियम यह बताता है कि इनसे, यानी कि नियंत्रण और राजनीति से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और केवल केंद्रीयकरण होना चाहिए भारत का। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं, तो देखिएगा अगला अधिनियम होता है 1786 में, फिर एक अधिनियम बनाते हैं भाई साहब, फिर आता है 1786 में। देखिएगा 1786 का एक अधिनियम आता है, और यह अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। 1786 में एक एक्ट और पारित किया जाता है, इसका क्या है देखिएगा, इसने क्या किया, यानी कि इस समय 1786 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल चेंज कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनवेस को बना दिया गया था, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस को बना दिया गया। लॉर्ड कार्नवालिस को क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। कहां का बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसको। देखिएगा यहां पर क्या बना दिया गया इसको,
गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको हटाकर? यानी कि वान होस्टिंग को हटाकर, यानी कि इस अधिनियम के 1786 के तहत में क्या हुआ, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो था इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए क्यों हटाया गया, सबसे पहली बात करते हैं वान होस्टिंग को क्यों हटाया गया। क्योंकि वान होस्टिंग जो काम कर रहा था वो अच्छे काम कर रहा था, भारतवासियों के लिए अच्छा काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोग चुनिंदे जो अधिकारी थे यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी, तो उनको बुरा लगा इसलिए उनको हटा दिया गया। वही होता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। राजनीति में आज यही होता है। राजनीति यानी कि भारत के वर्तमान संदर्भ में अगर हम देख के बात करें कि कोई भी नेता अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे मरवा दिया जाएगा, कोई भी अधिकारी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे खत्म करवा दिया जाएगा, कोई भी वैज्ञानिक अगर देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उसे खत्म करवा दिया जाएगा, कोई भी डॉक्टर अगर कोई अच्छी दवा बना रहा है भारतवासियों के लिए तो उसको खत्म करवा दिया जाएगा। यह हमेशा से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसे हमेशा क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हमेशा उसको दबा दिया जाता है, हमेशा उसको कुचल दिया जाता है। इस भारत देश की एक खासियत रही है। ये वहां से है अंग्रेज अधिकारी, यानी कि सगे अपने अंग्रेज अधिकारी भी अपने एक दूसरे के क्या नहीं थे, सगे नहीं थे। तो ये तो भारत है, इसमें तो विभिन्न जातियां हैं भाई, इसमें तो विभिन्न राज्य बटे हुए हैं, विभिन्न जिले बटे हुए हैं, उसके साथ में जातियां बटी हुई, उसके बाद में धर्म बटा हुआ है, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां बटी हुई है। एक माध्यम है केवल संविधान और शिक्षा, ये आपको सेम मिल रही है, बाकी सब चीजें क्या है, बटी हुई है, दुनिया में बटी हुई ना। तो यही तो चीज है, इसी को तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो अंग्रेज अधिकारियों के साथ में भी यही हुआ था। तो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया जाता है। और देखिएगा अब यहां पर लॉर्ड कॉर्नवेलिस को यहां पर गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके बाद में क्या होता है, तो देखिएगा 1786 में एक कानून का फिर प्रावधान करते हैं, यानी कि ये जो कानून था इसके द्वारा केवल इतना सा काम किया गया था कि यहां पर केवल गवर्नर जनरल बनाया गया था इसको, ठीक है ना, ठीक है, ये प्रावधान रखा गया। इसके बाद में देखिएगा तीसरा क्या आता है, यानी कि यही नियम जो पहले चल रहे थे। अब इस समय क्या था, यहां पर क्या था, देखिएगा यहां पर वही नियम चल रहे थे जो पहले बने थे, यानी कि 1781 में जो नियम बना दिए गए थे वही नियम चल रहे थे। जबकि पहले जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया था उसको यानी कि 1781 में हटा दिया गया था, और 1781 के बाद में 1786 में जो कानून बना उसके द्वारा केवल गवर्नर जनरल चुना गया। उसके बाद में जो कानून वही थे जो पहले चल रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, एक कानून फिर बनता है जिसको बोलते हैं 1793 का चार्ट अधिनियम। 1793 का क्या बनता है, एक चार्ट कानून बनकर आता है। अब बोलते हैं इसको चार्ट कानून। चार्ट कानून आता है, और चार्ट कानून में क्या होता है कि बंबई और मद्रास में जो क्या किया गया, प्रेसिडेंसी नियंत्रण कर दिया गया। यानी कि बंबई, दो स्थान है, बंबई थे, एक आपका मद्रास था। बंबई और मद्रास और बंगाल, बंगाल पर पहले किसका अधिकार है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस का अधिकार है, यानी कि इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद में दो हिस्से बचे जो कि एक बंबई था एक मद्रास था, मुख्य रूप से दो जगह बची, बंबई और मद्रास। तो इन पर क्या किया गया, इन पर प्रेसिडेंसी का नियंत्रण कर दिया गया, यानी कि कोर्ट का नियंत्रण इस पर रख दिया गया। इस पर, इन पर इसका नियंत्रण हो गया, वापस क्या कर दिया गया, कोर्ट का नियंत्रण कर दिया, ठीक है। बंबई और मद्रास के साथ में क्या किया गया, यानी कि वापस उच्चतम न्यायालय जो प्रेसिडेंसी थे उसके अधिकार में इसको भेज दिया गया। केवल जो गवर्नर जनरल था उसने केवल कहां का शासक संभाला, बंगाल का शासन संभाला। इसने तो क्या किया, इसने केवल बंगाल का संभाला, और जो बंबई और मद्रास था उसको इसके अधिकार में ले लिया। देखिए सबसे मुख्य बात यह थी कि यहां पर क्या किया गया था, पहले देखिएगा, पहले यहां पर इस प्रकार से अधिपत्य किया गया था, पूर्ण तरीके से भारत पर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण पा लिया। उसके बाद में यहां पर हटा दिया गया, और हटाने के बाद यहां पर एक बात की गई थी कि कोलकाता के अधीन क्षेत्र, केवल मात्र कोलकाता के अधीन क्षेत्रों को ही किसके डायरेक्शन में रखा गया था, उच्च न्यायालय के साथ में रखा गया था, यानी कि उच्च न्यायालय इसकी देख रेख रखेगा। बाकी क्षेत्रों को आजाद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, आगे जाकर क्या हुआ, इसको गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ, अगले अधिनियम में बताया गया है कि बंबई और मद्रास था उसका वापस क्या कर लिया गया, नियंत्रण रख दिया गया, किसका, उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, ठीक है। ये दो बड़े क्षेत्र थे तो इनमें वापस नियम लागू कर दिया गया, यानी कि वापस नियंत्रण कर लिया गया। इसके बाद में देखिएगा एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार कर दिया गया इन पर। एकाधिकार से मतलब है कि 20 वर्ष के लिए इन्होंने क्या कर दिया, स्थायी रूप से इनको क्या कर दिया, 20 वर्ष के लिए स्थायी रूप से क्या कर दिया, शासित कर दिया कि 20 वर्ष तक यही होगा कि 20 वर्ष तक बंबई और मद्रास पर क्या होगा, यानी कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। 20 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार का मतलब होता है एक ही अधिकार रहेगा, यानी कि इन्हीं का अधिकार रहेगा। यह 1793 का जो चार्ट कानून था इसके तहत रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या किया गया, यानी कि जो यहां पर 3 पद हुआ करते थे, जैसे आपको पता है कमांडर इन चीफ हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। देखिएगा यहां पर क्या थे, यानी कि जो पद थे ना, देखिए यहां पर गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसके बाद में यहां पर कमांडर चीफ ऑफ हुआ करता था। जो कमांडर चीफ हुआ करता था, यानी कि कमांडर इन जो चीफ हुआ करता था वो सेना का अधिकारी होता था,
ठीक है ना। और गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, वो गवर्नर जनरल किसका अधिकारी हुआ करता था? राजशाही का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या करता था? राज करता था, है ना, ये राजा की जगह पर काम करता था। और कमांडर इन चीफ किसके लिए काम करता था? सेना के लिए काम करता था, सेना का मुखिया हुआ करता था। तो इन दोनों को क्या कर दिया? हटा दिया गया। यहां पर इन दोनों का कोई मतलब नहीं था। बंबई और मद्रास में क्या था? यहां पर इनकी कुछ नहीं चलने वाली, यहां से हटा दिया गया था पूर्ण तरीके से। यहां पर कमांडर इन चीफ को हटा दिया गया था। उसके बाद में यहां पर जो गवर्नर जनरल था, इसका पद ही हटा दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1793 के चार्ट कानून के तहत। ठीक है, आगे चले, देखिएगा, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ? और इसका अधिकार की बात करें कि इसका अधिकार किसके पास में चला गया था, तो इसका अधिकार आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में चला गया था। किसके पास में चला गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि उच्च न्यायालय के पास में इसका अधिकार चला गया था। अभी तक उच्च न्यायालय बरकरार है, ये चलता रहेगा और आगे भी ये चलता ही रहेगा, है ना। तो इसके तहत क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसके तहत में इसका अधिकार चला गया और ये अधिकार चलाने लग गए। कहां पर? बंबई और मद्रास पर। फिर एक अधिनियम पारित होता है, चार्ट अधिनियम, यानी कि देखिएगा, एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं 1813 का चार्ट कानून बोलते हैं। 1813 का चार्ट कानून, यानी कि वो 20 वर्ष जब पूरे हो गए। कौन से 20 वर्ष? जहां पर इस पर 20 वर्ष की जो बात की गई है, 20 ईयर्स की, है ना। तो 22 ईयर्स जो जिनकी बात की गई है 20 ईयर की, तो ये जो था इसका क्या हो गया? यानी कि इसका समाप्ति होने वाली थी। तो इस समय फिर एक चार्ट अधिनियम 1813 में फिर पारित किया गया। तो क्या हुआ? कंपनी व्यापार एक अधिकार समाप्ति कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया? जैसे ही अधिनियम आता है तो इसके तहत क्या किया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यानी कि ब्रिटेन में जो अधिकारी बैठे थे उनका दिमाग खराब हो गया कि ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं, ये तो शोषण बहुत ज्यादा कर रहे हैं भारतवासी, है ना। और शोषण कर रहे हैं तो बगावत करेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इतिहास गवाह है इस चीज का कि अगर किसी व्यक्ति का अगर आप शोषित करते रहेंगे तो एक दिन वो आपकी बगावत करेगा। आप छोटे बच्चे को जितना मार लीजिएगा, थोड़ी मारते रहेगा, रोज मारते रहेगा, रोज मारते रहेगा, एक दिन वो आपके सामने बोलेगा, 100% आपके सामने बोलेगा। तो बच्चे को इतना मत मारिएगा कि वो आपके सामने बोले। तो भारतवासियों को इसका कानून का नियम, इसका अधिकार यही था कि भारतवासियों को इतना मत दबाइए कि एक दिन वो आपका विरोध करे। लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, लालची लोग नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को। तो क्या किया अंग्रेज अधिकारियों ने? क्या किया कि इस कंपनी का जो शासन है ना, उसको समाप्त करो साले को, यानी कि इसका व्यापार समाप्त कर दो। व्यापार क्या किया? यहां पर क्या किया गया था? देखो, एलिजाबेथ ने जो था, महारानी एलिजाबेथ थी, उसने क्या किया था? एक समान समय के लिए, यानी कि 20 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए भेजा था, है ना। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? उसको मरवा कर उन्होंने उसकी सीमा बढ़वा ली थी। लेकिन अब यहां पर क्या किया गया? इसकी सीमा हटा दी गई थी कि कभी भी आपको क्या कर सकते हैं? भारत से व्यापार करने के लिए वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? एक अधिकार मतलब कोई भी शासन नहीं कर सकता, यानी कि व्यापार करने वाला व्यक्ति वहां पर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, कभी भी हटा सकते हैं। दूसरी बात की गई ईसाई मसीहों को, यानी कि ईसा मशीनरी जो लोग थे, ईसाई लोग थे, ईसाई लोगों को क्या किया गया? पूर्ण रूप से क्या किया गया? यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की नीति जो थी उस पर काम करने के लिए भेज दिया गया। खुली छूट दे दी गई ईसाइयों लोगों को। ईसा मशीनरी जो लोग हुआ करते थे उनको खुली छूट दी गई कि आप लोग जाइए और भारतवासियों का शोषण करिए, वहां का जो जाति जो धर्म है उसको बदलिए और क्या बनाइएगा? ईसाई धर्म अपनाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करिएगा। इसके मुख्य उद्देश्य, इसके पीछे एक कारण था। अब आज भारत के इतिहास में और भारत के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य एक चीज था। आज अगर हम इस चीज को समझते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने हमारे साथ में गलत किया, क्योंकि ईसाई धर्म अपनाने के लिए हमें क्या किया? बाधित किया। उनकी सोच सही थी, उनके लिहाजे से उन्होंने सही सोचा था, क्योंकि भारत में जो हिंदू मुस्लिम जो था, हिंदू मुस्लिम विवाद जो था वो हमेशा से चलता आ रहा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पता था अंग्रेज अधिकारियों को हिंदू मुस्लिम भी कानून भी उनको अलग बनाना पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और ईसाई धर्म अपनाकर, यानी कि संपूर्ण भारत में क्या हो, हिंदू मुस्लिम छोड़कर ईसाई लोग बन जाएं, तो संपूर्ण रूप से ईसाई दिन पर एक ही तरीके से अच्छे तरीके से शासन किया जा सकता है और एक अच्छे सभ्य लोग बनाए जा सकते हैं, है ना। अंग्रेज अधिकारी तो यही सोचते हैं। आज भी आप अमेरिका के लोगों से बात करके देखिएगा, अमेरिका जाके देखिएगा, आपको लोग यही सोचते हैं। आज भी लोग यही सोचते हैं। अगर अपन ग्रामीण इलाके से अगर शहरी इलाके में जाते हैं तो आज भी लोग यही कहते हैं कि देहाती है ना, पिछड़े हुए लोग हैं। तो क्यों है? और धर्म के नाम पर पिछड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर पिछड़े हुए हम आज भी। तो इसलिए इनकी सोच अच्छी थी। इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म में, यानी कि ईसा मसीहियों को क्या कहा कि आप जाइएगा भारत में धर्म परिवर्तन करवाने का काम कीजिए। इनकी सोच अच्छी थी, लेकिन ये भारत पर नतीजा उल्टा पड़ गया इसका, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जबरदस्ती कराई गई। दूसरा कानून ये लागू किया गया, चार्ट कानून 1813 के तहत में ये लागू कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कर नहीं देता है, कर वसूली में अगर कोई भी व्यक्ति नाटक करता है तो उसकी भूमि छीन लो या फिर उसको दंडित करो।
दंडित करने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दंडित करने के लिए उसे बाध्य किया गया। दूसरी बात क्या है? अब देखिए, अब इसके बाद में एक और ब्रिटिश एक्ट इंडियन कानून बनकर आता है जो कि 1784 में बनकर आता है। ये कानून, ठीक है, एक कानून था आपका 1784 में। 1813 तक जो कानून था ये आपका ये चला, कौन सा वाला देखिएगा, 1793 से मैंने 1893 का जो चार्ट कानून था वो इसलिए आपको यहां पर इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये जो 20 वर्ष था वो समाप्त होने वाला था और इसको समाप्त होने पर ही ये कानून लागू किया गया था, इसलिए मैंने 1813 का पहले बताया आपको ना। लेकिन 1784 में क्या हुआ, एक कानून बनकर आता है, ठीक है, 1784 में फिर एक कानून बनाते हैं ये लोग। तो 1784 का जो कानून था उसको समझिए पहले क्या हुआ, यानी कि 1784 यानी कि थोड़ा पीछे चलते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए किया गया। उसके बाद में ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम यानी कि 1781 में पारित किया गया था, उसको सेटलमेंट करने के लिए। 1773 में जो कमियां रखी गई थी उसको 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया था ना 1781 में, जिसके तहत क्या किया गया था, उसको संशोधित कर दिया गया था। देखिए इसमें जो कमियां रह गई थी उसको संशोधित करने के लिए 1781 में संशोधित अधिनियम पारित किया गया था। इनके तहत क्या कर दी गई थी, कमियां दूर कर दी गई थी, है ना। उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मुख्य विशेषता क्या थी कि जो 1784 में जो कानून बना गया इसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार से राजनीतिक और वाणिज्य जो कार्य थे उनको अलग कर दिए गए थे। राजनीतिक, देखिएगा इस चीज को समझिए, राजनीतिक वो वाणिज्यिक कार्य, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य क्या होते हैं, तो देखिएगा राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक की मतलब और वाणिज्य, राजनीति का मतलब है कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था यहां पर की जा रही है, शासन जैसा प्रकार का चलाया जा रहा है तो उस पर ध्यान रखना। और दूसरी वाणिज्य की मतलब बात करें तो कृषि से लेकर व्यापार से संबंधित जो भी चीजें हैं, उत्पाद यानी कि विकास करने के लिए जो भी चीजें थी तो इनको क्या कर दिया गया, इन दोनों को अलग रख दिया गया, राजनीतिक और वाणिज्य को अलग अलग कर दिया गया दोनों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, यानी कि एक काम क्या कर रहा है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, है ना, और उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं खेती भी कर रहा हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको ना, तो ये दोनों काम संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं या तो पढ़ा ही सकता हूं या फिर कृषि कर सकता हूं। तो क्या किया गया, दोनों को अलग अलग, यानी कि मेरे जगह पर क्या किया गया, एक व्यक्ति रखा गया और वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कृषि काम कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरा व्यक्ति कृषि कर रहा है, तो इससे क्या किया गया, यानी कि बंटवारा कर दिया गया, हमारा जो वर्क था उसका बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि यहां पर भी राजनीतिक और वाणिज्यिक दो भागों में विभाजित कर दिया गया। चले आगे चलते, फिर क्या हुआ, द्वि शासन व्यवस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसने नियंत्रण कर लिया। द्वि शासन व्यवस्था यानी कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी। पहले देखिएगा, पहले क्या थी, केंद्रीय, यानी कि केंद्रीकरण की बात की गई थी। केंद्रीकरण की शुरुआत अब होगी, यानी कि उच्च न्यायालय जो था, यानी कि द्वि शासन व्यवस्था का मतलब है कि दो प्रकार के शासन, यानी कि एक था आपका केंद्र, यानी कि एक संभाल रहा था उच्च न्यायालय, एक शासन व्यवस्था को कौन संभाल रहा था, न्यायालय संभाल रहा था, जिससे कि मैंने बताया कौन सा, बंबई और मद्रास पर नियंत्रण था। और अन्य भागों पर क्या था, अन्य भागों पर अंग्रेज अधिकारी खुले थे, यानी कि वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने हिसाब से कर वसूली कर रहे थे। तो इसको क्या कर दिया गया, इसका जो पूरा सिस्टम था, तो द्वि शासन व्यवस्था जो थी इसका पूरा श्रेय यानी कि पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया, यानी कि उच्च न्यायालय के हाथ में सारी चीजें दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ। किसको दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई, यानी कि सारी शक्ति निहित कर दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी कि इसके तहत सारा भारत देश पर शासन किया जाने लगा। यानी कि उन अंग्रेज अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका नामो निशान खत्म कर दिया इन लोगों ने, और क्या किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में मिलकर शासन प्रारंभ भारत देश पर प्रारंभ किया गया, यानी कि पूर्ण भारत पर शासन इसका हो गया वापस, किसका, न्यायालय का, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जिसमें सैन्य और राजस्व पर नियंत्रण किया गया। मुख्य रूप से किस पर, यानी कि सैनिकों पर नियंत्रण किया गया, पहले रूप से किस पर, सैनिकों पर नियंत्रण किया गया, और उसके साथ में क्या दूसरा क्या किया गया, सैनिकों पर नियंत्रण किया गया, दूसरा किस पर किया गया, राजस्व पर, दूसरा आपके राजस्व पर किया गया, पहला आपके सैन्य पर किया गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद में कंपनी के अधीन यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य हो गई, पूरी कंपनी, ईस्ट इंडियन जो कंपनी थी आपके भारत में जो शासन कर रही थी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी को क्या किया गया, ईस्ट इंडियन जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसका अधिकार यानी कि इसको क्या कर लिया गया, आधिपत्य कर लिया गया किसके, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि इसको पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया, कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के समीप क्या कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब आप समझिए उच्च न्यायालय, है ना। तो इसके अधीन दे दिया गया कि इसको संभालिए। पूरा शासन कौन चला रहा था, वही चला रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब उच्च न्यायालय से संदर्भ समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से शासन चलाने लग गए,
और कंपनी प्रशासन और पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लेती है। जो कंपनी था, कंपनी पे पूर्ण रूप से शासन करने लग जाती है कौन? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, इसके बाद में 1833 में एक 4 अधिनियम और आता है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, कुछ सटीक शब्द मैं आपको बता रहा हूं तो याद रखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो क्या किया गया? पहला जो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, नियंत्रण करना था, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारना था। दूसरा मुख्य कारण क्या था? केंद्रीयकरण करना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण पाना था। और इसी के तहत चलते हुए क्या किया गया? सबसे पहले बंगाल में, यानी कि इसी को लागू करने के लिए सबसे पहले बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि लॉर्ड वार्निंग को बनाया जाता है, लॉर्ड वार्निंग होस्टिंग को बनाया जाता है। और उसके तहत में एक न्यायालय भी बनाया जाता है, जो कि 1784 में एक न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। वो भी कहां पर की जाती है? कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यानी कि जो आपका जिस प्रकार से राजस्व और सेना जो भी शक्ति थी वो किसके पास में चली गई थी? उस कोर्ट के पास में चली जाती है। पूरी शक्ति जो होती है कोर्ट के पास में चली जाती है। दूसरा, 1781 में एक संशोधित अधिनियम फिर पारित किया गया। 1781 में जो संशोधित अधिनियम पारित किया गया वो इसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया। बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, है ना। और इसके बाद में क्या किया गया? अगला अधिनियम आपका आता है, जो कि 1786 का अधिनियम आता है। 1786 का अधिनियम आपका कहता है कि जितनी भी व्यवस्थाएं लागू की गई थी अब तक, उन सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी कि राजस्व वसूली, सेना, ठीक है, और जितने भी राज कर रहे थे तो उनकी राज जो सत्ता हुआ करती थी तो उनसे हटा दिया गया। यानी कि उच्च न्यायालय के अधिपत्य से उसको हटा दिया गया। यानी कि उच्च न्यायालय का कोई भी वहां पर लेना देना नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा तो मुक्त कर दिया गया कोलकाता अधिनियम क्षेत्र, यानी कि कोलकाता जो था, यानी कि कोर्ट जो था उसके केवल कितना सा रखा गया कि आपकी जीविका चलाइएगा। उच्च न्यायालय को कहा गया कि आपकी जीविका चलाने के लिए आप क्या करिएगा? कोलकाता का जो विशेष क्षेत्र है इसमें अपना आधिपत्य रखिएगा, इस पर आप शासन करिए और आपका कोर्ट चलाइए इससे, है ना। इतना सा काम किया गया। इसके बाद में हिंदू मुस्लिमों को क्या कर दिया? उन्होंने अनुमति दे दी कोर्ट ने कि आप अपने हिसाब से हिंदू मुस्लिम कानून बना लीजिए। कोलकाता के लोगों को कहा गया कि भाई आप हिंदू है और आप मुसलमान है तो आप अपने हिसाब से अपना कानून बनाकर हमें बता दीजिए किस प्रकार से आप प्रशासन करना है। ठीक है, यानी कि भारतवासियों को इतना मूर्ख बनाया जा रहा था। आगे चलते हैं तो इस प्रकार से इस अधिनियम में देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया था? कॉर्नवालिस को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, है ना। और सब चीजों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वही वापस भ्रष्टाचार की सरकार प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में 1793 में एक चार्ट कानून बनाया जाता है, जो कि बंबई और मद्रास पर फिर वापस क्या कर लेता है? यानी कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें एक सीमित बात बताई गई कि 20 वर्ष तक में एकेश्वर यानी कि एक ही शासक रहेगा। यानी कि किसका? मद्रास और बंबई जो है इस पर किसका शासक रहेगा? उच्च न्यायालय का 20 वर्ष तक शासक रहेगा, कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने साफ कह दिया और साफ लिख दिया। ठीक है, और इसमें 2 पद हुआ करते थे, कमांडर ऑफ चीफ, गवर्नर जनरल। तो इन दोनों पदों को हटा दिया गया पूर्ण तरीके से। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं तो 20 साल पूरे होने वाले थे कब? 1813 में आके। तो 1813 में फिर एक चार्ट कानून लागू कर दिया उन्होंने। क्या किया कोर्ट ने, यानी कि उच्च न्यायालय ने फिर एक कानून लागू कर दिया। उन्होंने बताया कि 1813 में एक कानून बनाया जिसमें कहा गया, यानी कि व्यापार नीति जो है एकाधिकार, यानी कि व्यापार नीति को एकाधिकार कर दिया गया। यानी कि व्यापार करने का आपको कभी भी हटाया जा सकता है, यहां से व्यापार कर सकते हैं। एकाधिकार लागू कर दिया, लेकिन आपको कभी भी हटाया जा सकता है। आपका कोई भी यहां पर लेना देना नहीं है, केवल व्यापार ही करिए। पहले अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? व्यापार भी करते थे और दूसरा काम क्या कर रहे थे? वहां पर शासन भी कर रहे थे। तो इस चीज को खत्म ही कर दिया उन्होंने कि या तो आप शासन कर लीजिए या फिर आप व्यापार कर लीजिए। व्यापार एक अधिकार कर दिया गया कि व्यापार आप एक ही प्रकार से आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार अधिकार कर दिया गया। इसके बाद में क्या किया गया? ईसाई धर्म के लोगों को कहा गया कि ईसाई धर्म का प्रचार करिए ताकि हिंदू मुस्लिम जो विवाद था इसको खत्म किया जा सके, है ना। और दूसरा कानून ये लागू किया गया कि आपको जो कर वसूली, यानी कि भारतीय अगर कर नहीं देते हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले कोई भी अधिनियम में दंडित का कोई प्रावधान नहीं था। वे अपने अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अपनी मनमानी से क्या करते थे? लोगों के साथ में अत्याचार करते थे। बाकी उससे पहले कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं था कि उसमें ये लिखा गया था कि दंडित अधिनियम, यानी कि दंडित दिया जाए। इसके बाद में देखिएगा 1774 में जो अधिनियम पारित हुआ, इसका मतलब था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक 2 काम कर रहे थे। एक पहला था कि व्यापार को संभाले और कृषि को संभाले। दूसरा काम था कि नियंत्रण यानी कि सरकार को संभाले। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य 2 व्यक्ति कर रहे थे
उनको क्या मतलब एक व्यक्ति कर रहा था उसको दो व्यक्तियों में बांट दिया कि उसको अलग अलग कर दिया गया कि वाणिज्य व्यापार को अलग व्यक्ति संभालिए और जो राजनीतिक जो काम है उसको अलग व्यक्ति संभालिए। ठीक है, तो ये पारित कर दिया गया। इसके बाद में इसका जो शासन था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में चला गया। ठीक है, इसके बाद में ईस्ट इंडियन की जो सैन्य शक्ति थी और जो राजस्व था उस सबको किसका अधिकार हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार कर लिया गया, यानी कि उच्च न्यायालय की क्या कर ली गई, यानी कि उस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर उसका अधिकार कर लिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर जब अधिकार कर लिया गया तो फिर एक अधिनियम और पारित होता है। कब होता है, 1833 का चार्ट अधिनियम। अब बात करेंगे अपन 1833 का चार्ट अधिनियम। ठीक है, 1833 का यानी कि 7वां अधिनियम आपका है। तो देखिए कब का है, 1833 का चार्ट अधिनियम। 1833 का जो चार्ट अधिनियम है इसमें क्या हुआ इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा इसमें क्या किया, ब्रिटिश भारत को केंद्रीयकरण का कदम उठाया। सबसे पहला कदम यह उठाया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, यानी कि ब्रिटिश को भारत पर केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटेन जो अधिकार कर रही थी भारत पर, मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि भारत पर पूर्ण रूप से तो वो शासन कर नहीं रहे थे, पूर्ण रूप से अंग्रेज अधिकारी जो थे भारत पर शासन नहीं कर रहे थे, आपके यहाँ के स्थानीय राजा ही शासन कर रहे थे, बाकी अधीन उनके थे, है ना, कठपुतली बना रखी थी, बाकी जो था पूरे भारत पर उनका शासक नहीं था। जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से था ना, क्या था, कहां कहां पर उनका शासन था। तो जिस प्रकार से क्या किया गया कि ब्रिटिश पर जितना भी भारत पर अधिकार कर रही है उनको एक किया जाए, किस अधिनियम के तहत में, 1833 का जो चार्ट अधिनियम था ये चीज बताता है कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी भारत पर शासन कर रहे हैं तो उनको एक करने का काम किया जाए, उनको एक किया गया। दूसरी बात देखिए, ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर बना दिया गया। पहली बात देखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। किसका, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, देखिएगा किसका सौभाग्य है, वो गवर्नर लॉर्ड विलियम का था। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन बनता है, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बनता है और लॉर्ड विलियम जो था भारत का सबसे यानी कि सबसे पहला गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है वो कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बन जाता है। ठीक है, इसके साथ में भारत का प्रथम ये बन जाता है, जिसमें क्या किया गया, यानी कि मद्रास, बंबई और गवर्नरी के जो विधायक थे उनको संबंधित वंचित कर दिया गया। कहने का मतलब जिस प्रकार से कोर्ट जो था, उच्च न्यायालय जो था, जैसे कि मैंने पहले वाले में जो आपको पढ़ाया, तो उच्च न्यायालय जो शासन कर रहा था तो उस उच्च न्यायालय को हटाकर क्या किया गया कि यहां पर जिस प्रकार से वो किस किस पर शासन कर रहा था, मद्रास और बंबई पर कर रहा था, तो इसके गवर्नर जो थे, इनके विधेयक जो थे, इनसे संबंधित वंचित कर दिया गया। इनके जो भी कानून बनाए गए थे तो कहां पर है, देखिएगा मद्रास और बंबई पर, कहां पर, मद्रास व बंबई पर जो लोग शासन कर रहे थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कानून था, तो उस कानूनों को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यानी कि कोई भी सरकार के, यानी कि किसी भी प्रकार के आपको कोई भी कानून चलाने की और कोई भी कानून बनाने की कोई भी प्रावधान नहीं था, उनको खत्म कर दिया गया वहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या बताया गया है कि इस कानून के तहत, यानी कि एक्ट अधिनियम, यानी कि जो भी एक्ट और अधिनियम था वो कंपनी, व्यापारी निकाय और प्रशासनिक निकाय, यानी कि दो प्रकार से बांट दिया गया था। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी संविधान और कानून बनता है तो उसको व्यापारी को भी मानना पड़ेगा और दूसरा प्रशासनिक अधिकारियों को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट अधिनियम जो एक्ट था 1833, इसमें सिविल सेवाओं का चयन का प्रारंभ हो गया। सिविल सेवाओं का चयन, यानी कि देखिएगा अब यहां पर सिविल सेवा की चयन, अब देखिएगा सबसे मुख्य बात यह है कि 1833 में जब इस प्रकार का शासन, यानी कि इस प्रकार का अधिनियम पारित कर दिया गया कि भारत देश पर अब क्या करेंगे, यानी कि कोई भी लोग, व्यापारी लोग शासन नहीं कर सकते, तो वहां पर सरकार बनानी चाहिए। तो सरकार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, आप जैसे कलेक्टर अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने सिविल सेवा का चयन का प्रारंभ करना की कोशिश की। उन्होंने क्या किया गया, सिविल सेवा के लिए एक प्रस्ताव रखा कि कलेक्टर जो होता है वो चुना जाए, है ना। लेकिन एक बात यहां पर विशेष ध्यान रखना, किस अधिनियम के तहत, 1833 में जो अधिनियम था इसके तहत में इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है और ये सामान्य चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। 1833 में जो सिविल सेवा जो चयन लागू किया गया था, ये आप भारतवासियों के लिए नहीं था,
ये केवल अंग्रेज अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये सेवा थी। किसके लिए? अंग्रेज अधिकारियों के लिए। देखिएगा, ये एक बहुत विवादित विषय है, विवादित टॉपिक है। आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये सिविल सेवा चयन तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा अंग्रेज अधिकारी, यानी कि लेकिन मुख्य रूप से ये क्या होती है कि सिविल सेवा जो चयन जो लागू किया गया था, यानी कि सिविल सेवक बनाना था, वो किसको बनाना था? केवल अंग्रेज अधिकारियों को बनाना था। इसके जस्ट नीचे बताया गया है, इस अधिनियम का जस्ट नीचे क्या बताया गया है कि भारत के किसी भी कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीयों को क्या नहीं किया जाएगा? यानी कि रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। रोजगार मतलब देखिएगा, कार्यालय यानी कि गवर्नमेंट जॉब से वंचित नहीं रखा जा सकता भारतवासियों को, यानी कि जिसमें योग्यता है उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? यानी कि उसको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन क्या नहीं दिया जाएगा? सिविल सेवा में चयनित नहीं किया जाएगा। इस कानून में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सिविल सेवा का जो चयन था वो केवल अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रारंभ हुआ था। यहां पर तो 1833 में तो क्या हुआ था? यहां पर तो 1833 में तो सिविल सेवा जो चयनित था वो अंग्रेज अधिकारियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आगे भारतीयों के लिए आगे प्रारंभ होगी अगले अधिनियम में। लेकिन 1833 में केवल इतना ही है कि क्या करना चाहिए? अंग्रेज अधिकारी केवल क्या कर सकते हैं? सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो उसमें भारतवासियों को कार्यालय में जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नौकरियां आप पा सकते थे, अगर आप में क्वालिटी थी तो आप और नौकरियां ले सकते थे, लेकिन सिविल सेवा नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम का लेकिन क्या हुआ कि इस प्रकार का जो शासन चला, यानी कि बहुत अच्छा शासन चलने लग गया, क्योंकि ये नीति तो बहुत अच्छी थी ना भाई। क्योंकि देखिए, बंबई मद्रास का कानून खत्म कर दिया लॉर्ड विलियम, भारत को संपूर्ण भारत पर एक व्यक्ति यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाने लगा। और इसके साथ में यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को सिविल सेवा प्रारंभ कर दी गई। इधर आपके रोजगार देने के लिए भारतवासियों के लिए अच्छा काम किया जा रहा था, तो कुछ लोगों का फिर पेट दर्द करने लग गया। तो क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो डायरेक्शन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, उसने क्या किया? इसका विरोध किया, और विरोध करने के लिए इसको क्या कर दिया गया? बहुत जल्दी इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है कि 1853 का एक चार्ट अधिनियम पारित होता है। ये 1833 की बात थी। इसके बाद में क्या होता है? 1853 का जो चार्ट अधिनियम आता है, देखिएगा। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है जो कि आपका क्या आता है? 1853 का चार्ट अधिनियम। 1853 का चार्ट अधिनियम फिर लागू होता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, चार्ट 1853 का जो चार्ट अधिनियम है, इसके तहत बताया गया है कि 1793 से लेकर 1858 तक की जो श्रृंखला थी उसका लास्ट है ये। यानी कि 1793 से लेकर 1857 में फिर क्रांति हो जाती है ना। तो देखिएगा, 1773 में सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? 1793 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि चार्ट अधिनियम 1793 से प्रारंभ हुए थे आपके ना। तो यहां से लेकर 1857 में क्रांति हो जाती है। तब तक का क्या था? ये लास्ट है, यानी कि लास्ट श्रृंखला थी। लास्ट श्रृंखला का मतलब है कि अंतिम चार्ट अधिनियम था ये, अंतिम चार्ट अधिनियम था। चार्ट की बात की जाए ना, तो चार्ट अधिनियमों की अगर हम बात करें तो चार्ट अधिनियम का लास्ट था ये, है ना। तो क्या था? अब इसकी विशेषता भी जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या थी? प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे, यानी कि अलग अलग प्रकार का कार्य दे दिया गया था। इसमें 6 परिषद चुने गए थे, 6 परिषद। देखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? कार्य अलग अलग कर दिया गया। अब भाई देखिएगा, एक चीज समझ लीजिएगा, कार्य अलग कर दिए गए। कार्य अलग करने का मतलब है कि राजस्व का एक अलग कार्यालय बनाया गया, है ना। ठीक है, इसी प्रकार से शासन यानी कि राजनीति का एक अलग कानून बना दिया गया, वाणिज्यिक क्षेत्र का एक अलग कानून बना दिया गया। इसी प्रकार से आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें थी उनका अलग कानून बना दिया गया, व्यापारिक संगठन का एक अलग कानून बना दिया गया। तो इस प्रकार से 6 लोगों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि 6 सदस्य, यानी कि अलग अलग डेवलप, यानी कि अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। जिस प्रकार से आज हम करते हैं ना, आज भारत में क्या है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कोई और है, गृह मंत्री कोई और है, रक्षा मंत्री कोई और है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा शक्ति का जो मंत्री है, पावर ऑफ, जो वो अलग आदमी है। तो इसी प्रकार से क्या किया, इनको भी अलग अलग कर दिया गया 1853 का चार्ट अधिनियम के तहत में। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग शक्ति दे दी गई, है ना, अलग अलग शक्ति दे दी गई। तो क्या हुआ, यहां पर 6 यानी कि 6 पार्षद चुने गए और विधान परिषद कहा गया। और 6 पार्षद जो चुने गए उनको क्या कहा गया, 6 परिषद जो चुने गए, यानी कि यहां पर क्या कहे गए, 6 लोगों की जरूरत पड़ी। पहले 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब 6 की पड़ी। देखिएगा, 3 लोगों का नाम याद रखेगा, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल, है ना, और उसके बाद में सैन्य शक्ति को संभालने वाला कमांडर चीफ था, ठीक है। राजस्व को संभालने वाला कौन था, राजस्व को संभालने वाला यानी कि वसूली करने वाला गवर्नर था,
और इसके बाद में एक व्यापारिक संगठन को संभालने वाला, व्यापार को चलाने वाला एक अलग व्यक्ति था, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 6 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी और इसे क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। इसी बात को क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। ठीक है, तो इसी चीज को विधान परिषद कहा गया। इसके बाद में आगे चलिए, विधान परिषद कहा गया, इसके तहत क्या किया गया, सिविल सेवा अब आरंभ की गई थी। 1853 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा आपकी सिविल सेवा जो थी, यानी कि सिविल सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। सिविल सेवा का आरंभ होता है। सिविल सेवा का आरंभ की बात करूं तो आरंभ का मतलब है कि भारतीयों के लिए भी इसको क्या कर दिया गया था, प्रारंभ कर दिया गया था। सिविल सेवा में भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी कि भारतीय नागरिक भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। भाई भारतीय नागरिकों के लिए भी इसको क्या कर दिया गया, यानी कि आप जैसे भारतीय भी अगर आप में क्वालिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं सिविल सेवा का और आप चयनित हो सकते हैं, है ना। देखिएगा यही चीज थी, मैंने यही तो बताया था आपको पहले कि देखिएगा सिविल सेवा चयनित तो 1833 में हो गया था। अब विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि 1833 में हो गया था, लेकिन फिर यह बता रहा है कि 1853 में लागू कर दिया गया था, प्रारंभ हो गया था। इसका मतलब क्या है, इसका ताल्लुक यही था कि देखिएगा सिविल सेवा का जो चयन था ना, वो तो 1833 का अधिनियम ही लेकर आ गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको असफल बना दिया गया, यानी कि ज्यादा समय तक चलने नहीं दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर 1853 में एक चार्ट अधिनियम फिर आता है और इस अधिनियम के तहत में क्या हुआ, सिविल सेवा का आरंभ कर दिया जाता है और इसमें भारत के लोगों को, यानी कि भारतवासियों को भी क्या दिया गया, हक और अधिकार दिया गया कि आप लोग में भी अगर योग्यता है तो आप भी कलेक्टर बनिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 विधानसभा परिषद हुई। ठीक है, और ये जो इसके अगर सिफारिश की बात करूं मैं तो ये भारतीयों के लिए अपील क्यों की गई, तो ये मैकेलिक की जो समिति थी, मैकेलिक समिति के तहत में किया गया था। इस समिति का नाम याद रखना। ठीक है, जो मैकेलिक जो समिति थी उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था, सिविल सेवा भारतवासियों के लिए आरंभ की गई थी। अब मुझे आप सबसे पहले एक नाम कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहला, यानी कि भारत देश का, यानी कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन था जो कलेक्टर बना था, कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास का कोड 09 कमेंट करिएगा अभी के भी, तभी जानूंगा कि आप कमेंट कर रहे हैं। लास्ट में एक कोड फिर देके जाऊंगा, तभी पता चलेगा मुझे कि आप में से कौन ने किसने क्लास देखी है। तो 09 कमेंट करना है, इसके साथ में आपका नाम कमेंट करना है और भारत का पहला कलेक्टर कौन बनता है उसके बारे में भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि पहला सिविल सेवक कौन था, क्योंकि आप भी सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो फिर क्या होता है, इसके बाद में सिविल सेवा आरंभ कर दी जाती है। मैकेलिक समिति थी उसके अनुरूप, है ना, उसके तहत बताया गया कि मैकेलिक समिति के अनुरूप क्या किया गया कि आप क्या कर सकते हैं, भारतीय भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में संसद द्वारा कंपनी का जो था, यानी कि भारतीय जो क्षेत्र था, इस पर इंग्लैंड का राजस्व, यानी कि फिर क्या किया गया कि इंग्लैंड ने सोचा कि भारत पर क्या किया जाना चाहिए, भारत पर जो शासन किया जाना चाहिए, तो भारतीयों पर शासन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिएगा, भारतीयों पर शासन करने के लिए क्या करें कि इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड ने क्या किया, यानी कि जो ब्रिटेन जो सरकार थी उसने ये सोचा कि यहां पर जितने भी विश्वास पात्र जो व्यक्ति है ना, अधिकारी है ना, उसको क्या कर देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, है ना। तो क्योंकि तो विश्वास पात्र जो भी भारतीय लोग थे, तो विश्वास पात्र, यानी कि विश्वास पात्र से तात्पर्य है कि लोग जो तलवे चाटने वाले होते हैं ना, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के जो तलवे चाटने वाले जो लोग थे, तो उनको क्या बना दिया गया था, शासित कर दिया गया था, यानी कि उनको एक विशेष क्षेत्र दे दिया गया था, शासन दे दिया गया था कि भाई आप इस पर राज करिए। ठीक है, इसी प्रकार से संसद द्वारा कंपनी शासन में कभी भी समाप्त कर सकती थी। अब एक और लागू बात कर दी गई थी, यहां पर एक संसद बना दी गई थी और संसद का मुख्य उद्देश्य यही था, संसद का मुख्य उद्देश्य यानी कि कंपनी का शासन कभी भी शासन समाप्त कर सकती थी, शासन क्या कर सकती थी, खत्म कर सकती थी, है ना, यानी कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म कर सकती थी। यह अधिनियम पारित कर दिया गया था आपका 1853 का चार्ट अधिनियम ये बात कहता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो आपके इसी प्रकार से क्या किया गया, यानी कि संसद की बात करें कि संसद कहां बनने लग गई थी, विधान परिषद के जो 6 सदस्य तो बनना प्रारंभ कर दिए गए थे, जिसमें से 3 आपके भारतीय हुआ करते थे और 3 कौन थे, अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, है ना। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, यानी कि संसद पारित की गई। तो संसद की बात करें तो मुख्य रूप से पहली बात करें तो संसद में देखिएगा बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा, बंगाल, मद्रास, बंबई और आपका आगरा, यहां से क्या किया गया, स्थानीय शासक यानी कि स्थानीय लोगों को क्या किया गया, स्थानीय को संसद बनाया गया, यानी कि सांसद स्थानीय लोगों को क्या किया गया, निर्वाचित किया गया, स्थानीय लोगों को यहां पर शासित किया गया, जिसको निर्वाचन पूर्ण रूप से निर्वाचित कर भेजा गया, है ना। यानी कि इन लोगों को क्या किया गया, निर्वाचित किया गया था मद्रास में, मद्रास, बंबई, आगरा, ठीक है, और इस प्रकार से बंगाल, बंगाल, मद्रास, है ना, बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा में क्या किया गया था, निर्वाचित रूप से वहां के स्थानीय लोगों को संसद बनाया गया था, जिनमें क्वालिटी थी, योग्यता थी, जिनमें एबिलिटी थी, तो उन लोगों को क्या बना दिया गया था, संसद बना दिया गया था यहां से।
यानी कि स्थानीय लोगों का शासन प्रारंभ होने लग गया था धीरे धीरे। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि देखिएगा, विश्वास पात्र लोगों पर, यानी कि जिस प्रकार से विश्वास पात्र लोगों की बात करें तो कुछ लोग विश्वास पात्र थे कि हाँ ये अच्छे से ढंग से शासन चला सकते हैं, इसमें क्वालिटी है, तो उन लोगों को क्या बना दिया गया था, यहाँ पर संसद बना दिया गया था, जो कि पूर्ण रूप से क्या होते थे, निर्वाचित हुआ करते थे, या फिर उनको क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था, या फिर निर्वाचित होकर आते थे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम शुरुआत करते हैं ताजकी शासन। इसके बाद में जो आपका मैंने जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि पहला आपको जो शासन था ये कंपनी का शासन था, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला। ठीक है, तो ये 1853 के शासन तक यहां पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद में अब ताजकी शासन चलता है। ताजकी शासन का मतलब क्या होता है, यानी कि राजशाही का शासन चलेगा। ठीक है, ताजकी शासन देखिएगा। अब अगला टॉपिक आपका है जिसको बोलते हैं ताजकी शासन। थक तो नहीं रहे ना साथियों? तो ताजकी जो शासन था यानी कि राजाओं का शासन, इसको क्या कहते हैं, राजाओं का शासन। देखिएगा, ताजकी शासन या फिर राजाओं का शासन इसको आप कह सकते हैं, या फिर आपके सम्राट का जो शासन था उसको कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद में 1857 में क्या हुई, क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति होने के बाद में ईस्ट इंडियन कंपनी ने सोचा, ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उसके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई, एक बहुत बड़ा संघर्ष, भारतवासियों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया 1857 की क्रांति के लिए, और भारतवासियों ने क्या किया, एक विद्रोह छेड़ दिया। और विद्रोह किस प्रकार से हुआ आप सभी को पता है, और नहीं है तो इतिहास की क्लास में मैं आपको बता दूंगा डिटेल से किस प्रकार से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से कहां से प्रारंभ कर दिया गया। तो क्या हुआ कि जो ताज शासन है यानी कि राजाओं का शासन कैसे प्रारंभ हुआ, मुख्य रूप से इस बात पर हम बात करेंगे। तो इनका शासन इसलिए प्रारंभ कर दिया गया क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने, पहले पता था क्योंकि भारतवासियों को इतना दबाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां पर जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो लोग मान नहीं रहे थे इस चीज को, क्योंकि वो ब्रिटेन सरकार की बात सुन नहीं रहे थे, है ना। और जो भी नियम लाते थे उसको रद्द कर देते थे, फिर जो भी नियम लाते थे रद्द कर देते थे। तो इसी प्रकार से नहीं मान रहे थे, तो क्या किया गया लास्ट में, अंतिम में क्या करना चाहिए था, अंतिम में वही कदम उठाया उन्होंने जो उठाना चाहिए था। उन्होंने पहले कहा था, यानी कि 1853 के अधिनियम में मैंने बताया था कि इस कंपनी का जो शासन था ना उसको खत्म किया जा सकता है। मैंने यहां पर बताया था कि कंपनी का शासन क्या किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था कभी भी, और उन्होंने यही किया। यानी कि 1857 के बाद में क्रांति हुई। ठीक है, तो इसके बाद में ईस्ट इंडियन कंपनी का जो था ताजकी शासन के तहत में 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो एक अधिनियम पारित किया जाता है ना, तो इसके तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडियन कंपनी का नाम ही बदल दिया उन्होंने, हटा ही दिया इसको, कंपनी का शासन हटा दिया। क्या क्या हटा दिया, इसका शासन खत्म कर दिया इन्होंने, और क्या किया गया, अधिनियम पारित कर दिया गया। और अब देखिएगा, भारतवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा था। अधिनियम का मतलब है कि भारतवासियों को यहां पर मूर्ख बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से तो उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसको अधिनियम के माध्यम से बांध कर रखा गया। भारतवासियों पर अभी भी शासन करना था उनको, है ना। तो उन्होंने शासन किया क्योंकि अधिनियम के तहत, पहले ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम पर शासन कर रहे थे, अब किसके नाम पर कर रहे हैं, अधिनियम के नाम पर, है ना। अधिनियम के नाम पर अब क्या करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अब क्या करेंगे, अब लोग जागरूक हो चुके थे, है ना। और अंग्रेज अधिकारी डर चुके थे, पूर्ण तरीके से डर चुके थे कि अब अंग्रेज अधिकारी जो थे पूर्ण तरीके से डर चुके थे कि भारतवासी कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, और कभी भी यहां पर भारत में आने के लिए, यानी कि ब्रिटिश से जो अधिकारी आया करता था, जिस प्रकार से आज घर से सेना में कोई व्यक्ति जाता है तो कहते हैं शहीद ना हो जाए, डर लगता है ना, तो वहां से जो व्यक्ति आया करते थे भारत, तो उनको भी डर रहा करते थे कि ये भारतवासी कभी पता नहीं जब इनका मन पलट जाए तभी अपन को कुचल सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सैन्य बल पर और राज व्यवस्था पर बहुत अच्छे तरीके से, ढंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया उन्होंने, और कर वसूली पर तो बहुत नियंत्रण लग गया फिर इसके बाद में। यानी कि भारत की विकास, यानी कि जिसको बोलते हैं अच्छे दिन आना प्रारंभ हो गए थे 1857 की क्रांति के बाद में, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसकी मुख्य विशेषता थी, किसके, ताजकी शासन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी मुख्य विशेषता थी, इसके तहत भारत में शासन की महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। महारानी विक्टोरिया, पहले एलिजाबेथ थी, अब कौन आ जाती है, महारानी, देखिएगा महारानी विक्टोरिया आ जाती है। महारानी विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया आ जाती है यहां पर, और विक्टोरिया के अधीन हो जाता है। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल का क्या हो जाता है, पद हटा दिया जाता है। लीजिए भाई, कंपनी का शासन खत्म कर दिया। इसके बाद में महारानी विक्टोरिया था, तो उन्होंने, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, अपना अधीन में शासन ले लिया। महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, अपने अधीन शासन ले लिया, और जो भी ये लोग यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद लेकर बैठे थे तो इन लोगों को भगा दिया उन्होंने। क्या किया,
कि चलिए आप अपना काम करिए, क्योंकि अब फिर विद्रोह करवा देंगे भारत में, है ना। तो क्या किया गया, इसका पद हटा दिया गया और वाइसराय कर दिया गया। किसके जगह पर, जनरल का पद हटाकर क्या कर दिया गया, वाइसराय लिख दिया गया। देखिएगा, वाइसराय रख दिया गया। और वाइसराय की बात करें तो भारत का सबसे पहला वाइसराय बनने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को भारत का वाइसराय बना दिया गया। भारत पर शासन चलाने के लिए लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय बनाया गया। देखिए अब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वार्न होस्टन को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में कौन सा बंगाल पर फिर गवर्नर जनरल कौन बनता है आकर, बताइए कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा कौन बनता है। ठीक है ना। और फिर भारत पर, यानी कि भारत पर संपूर्ण रूप से शासन करने के लिए भारत को एक अधिनियम था जिसमें केंद्रीकृत किया गया था, यानी कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया था। उसका नाम क्या था, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या हुआ कि लास्ट में अंतिम बात कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल को हटाकर क्या किया गया, वाइसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। और पूरा हक और अधिकार किसके पास में चला गया, महारानी विक्टोरिया के पास में चला गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के पास में चला गया। तो अब क्या होता है आगे देखते हैं। इसके साथ में क्या हुआ, नियंत्रण बोर्ड और निर्देशांक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, द्विशासन शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड की बात कर रहा था ना मैं पहले, देखिएगा नियंत्रण बोर्ड का मतलब वही कमांडर ऑफ चीफ था। ठीक है, इसके बाद में नियंत्रण बोर्ड के साथ में एक निर्देशांक कोर्ट भी बनाया गया था। एक निर्देशांक कोर्ट भी बनाया गया था। निर्देशांक कोर्ट में क्या हुआ करते थे, इसमें सदस्य हुआ करते थे, 16 ऐसे कुछ सदस्य हुआ करते थे। तो इसके तहत क्या होता था कि एक व्यक्ति को निर्देशांक देने वाला होता था। जिस प्रकार से आज कोर्ट जज होता है ना, जज होता है, जज न्याय करता है, उसके नीचे भी कहीं ना जज हुआ करते थे, वकील भी हुआ करते, तो उनकी सहायता करते हैं। तो इसी प्रकार से हुआ करता था। तो इस प्रकार से नियंत्रण और निर्देशांक जो कोर्ट था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया, लॉर्ड कैनिंग ने वाइसराय बनते। ठीक है, खत्म कर दिया गया। द्विशासन शासन जो समाप्ति थी, यानी कि द्विशासन शासन प्रणाली यहां पर समाप्त कर दी गई थी। पूर्ण तरीके से द्विशासन शासन प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था। देखिए कितनी बार द्विव प्रणाली समाप्त कर दी गई और कितनी बार वापस आ गई। हाँ, अभी तक आती रहेगी जाती रहेगी, चिंता मत करिए, है ना। हमें केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, है ना। तो क्या कर दिया गया, द्विशासन शासन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में क्या होता है कि भारतीय प्रशासन जो था, संपूर्ण नियंत्रण की बात करें तो सचिव ब्रिटिश यानी कि कैबिनेट मंत्री, यानी कि कैबिनेट कहां पर बैठने लगे, सचिव कैबिनेट के पास में चली गई। और सचिव कैबिनेट कहां पर बैठते थे, देखिएगा अब अंग्रेज अधिकारियों को इतना डर लगने लग गया था कि भारत से तो वो शासन संचालित ही नहीं करते थे। कहां से कर रहे थे, ब्रिटेन से कर रहे थे। ब्रिटेन से ही वो क्या करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने सचिव कैबिनेट भी वही बना ली और वहीं से शासन चलाया जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद में भारत से अंग्रेज अधिकारी इतने डर गए थे कि उन्होंने शासन करने के लिए भी यहां पर नहीं आए, देख लो आप। और ब्रिटेन से क्या चला रहे थे, शासन चलाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, कैबिनेट के पास में बुलाया, 15 सदस्यीय परिषद हुआ करता था। वहां पर एक सलाहकार हुआ था, परिषद अध्यक्ष हुआ करता था, जिसे सचिव कहा जाता था। कहने का मतलब 15 सदस्य का परिषद बनाया गया। देखिएगा 15 सदस्य थे जिसको परिषद बनाया गया। यहां पर एक सचिव हुआ करता था, या फिर इसको अध्यक्ष बोल सकते हैं ना, एक अध्यक्ष हो सकता था या फिर सचिव। जो अध्यक्ष होता था उसको सचिव कहा जाता था। कहने का मतलब जिस प्रकार से आज राष्ट्रपति सबकी बात सुनता है ना, संसद जो विधानसभा हो या फिर संसद भवन हो, है ना, तो उसमें जाकर क्या करता है ना, तो उसके अंदर जाकर वो उन सबकी बातें सुनता है ना। जो भी उसको उच्च निर्णय लगता है उस पर वो टिक कर देता है या फिर उसको रॉन्ग बता देता है ना, तो वो वहीं पर निर्णय कर लेता है अपने हिसाब से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 15 सदस्य हुआ करते थे भारत पर शासन चलाने के लिए। एक सदस्य हुआ करता था मुख्य, जो सचिव कहलाता था। और सचिव कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था सचिव। और लॉर्ड कैनिंग क्या कर रहा था, वहां पर शासन सत्ता संभाल रहा था और शासन सत्ता का काम कर रहा था। ठीक है, इसके नीचे 15 सदस्य काम कर रहे थे, जो कि भारत के शासन प्रणाली पर नए नियम कानून वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी, कौन सी चीज अच्छी रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी, है ना, कौन सा कानून हित में है, कौन सा नहीं है। तो इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे होती है ना, तो इस प्रकार से वाद विवाद होने लगा। और इस पर 15 सदस्य यहाँ पर हुआ करते थे। एक व्यक्ति उन सब चीजों की बातों को सुना करता था, उसको सचिव कहा जाता था। और भारत का सचिव कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और कहां पर बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था। ठीक है, इसके बाद में भारतीय सचिव परिषद में भारत व इंग्लैंड का मुकदमा चलाया जाता था। मुकदमा चलाने की बात यह है कि देखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गलती करता है तो क्या करता था, मुकदमा चलाया जाता था, है ना। यानी कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति अगर गलती कर रहा है, या कोई भी अंग्रेज अधिकारी भारतीय व्यक्तियों को अगर शोषित कर रहा है, तो इंग्लैंड में इसका मुकदमा चलाया जाता था और वहां से उसको सजा का प्रावधान सुनाया जाता था। भारत में नहीं आते थे वो लोग। ठीक है, तो अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ में प्रताड़ित करता था या फिर नियम तोड़ता था, तो उसको क्या, उसकी सुनवाई कहां जाती थी, यानी कि मुकदमा। भारत में अगर कोई भी गलती करता था तो मुकदमा कहां हुआ करता था, वहां पर होता था। जिस प्रकार से क्या होता है,
आज भारत देश में क्या होता है, जिस प्रकार से भारत में अगर आप किसी भी इलाके के हैं तो अगर आपने क्या कर दिया, कोई भी विरोध कर दिया, यानी कोई भी कानून तोड़ दिया, तो यानी कि कोई भी आपने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो अपराध करने के बाद में आपको कोर्ट जाना होता है ना। तो अब कोर्ट का मतलब यह है कि स्थानीय रूप से पुलिस प्रशासन होता है, उसके बाद में जिला का कोर्ट होता है, तहसील का कोर्ट होता है ना, इस प्रकार से फिर राज्य का कोर्ट होता है, फिर भारत देश का कोर्ट होता है ना। लास्ट कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से इस प्रकार का शासन नहीं था वहां पर, उस समय उस प्रकार का शासन नहीं हुआ करता था, उस प्रकार का एक ही शासन था कि आप कोई भी अगर अपराध करते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ब्रिटेन में आपका मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये कानून बना दिया गया। चलिए, इसके बाद में एक 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आने लग गया। अब परिषद का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, देखिएगा अब क्या होता है कि 1861 में भारतीय परिषद आता है। कौन आता है 1861 में? भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आता है। अब इसका काम क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा ये क्या कहता है, सहयोगी नीति के तहत में ब्रिटिश संसद में क्या हुआ 1861 में, 1892 और 1909 में, 1861 में, 1862 में, सॉरी 1892 और 1909 में, ठीक है। 1909 में क्या हुए, तीन अधिनियम पारित किए गए थे, यानी कि 3 कानून बनाए गए थे, यानी कि 1861 में, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। और इन्हीं की अब हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से कानून थे, कौन कौन से नियम थे, यानी कि इसके तहत बनाए गए थे, ठीक है। तो 1961 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया था और इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। पहले मैंने ये बताया जो 61, 92 और 1909 ये अधिनियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं और आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है कि 1861 है ना, 1892 और 1909 में एक अधिनियम बनाया गया। तो देखिएगा, तो अधिनियम बनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी, जो कि कौन सा अधिनियम 1861 का जो अधिनियम था, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, वाइसराय जो था भारत का विस्तार परिषद और सरकार के सदस्यों के रूप में नामांकन करता था, यानी कि वाइसराय का काम क्या हुआ करता था। देखिएगा, वाइसराय का काम होता था कि जो भारत में कोई भी विकास कार्य करना होता है या फिर कोई भी सीमा को लेकर कोई भी विवाद है, किसी भी क्षेत्र पर आधिपत्य करना है, किसी क्षेत्र को आजाद करना है, ये सब काम किसके हाथ में थे, वाइसराय के हाथ में थे। यानी कि भारत का विकास और डेवलपमेंट करने का काम वाइसराय के हाथ में चला गया था संपूर्ण रूप से, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास में होता है उस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखिए, इसके बाद में 1862 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को क्या बनाया गया, सदस्य बनाता है वो। यानी कि अब क्या होता है, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भारतीयों बिना अगर हम इनकी समस्या नहीं सुन सकते, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी तो झूठ बोलेंगे। जैसे भाई एक बात बताइए, यानी कि अंग्रेज अधिकारी क्या करेंगे, भारत में कोई अंग्रेज अधिकारी किसी का शोषण कर रहा है तो वो वहां जाके थोड़ी बताएगा कि वो शोषण कर रहा है, नहीं बताएगा, है ना। तो उसने दिमाग लगाया, लॉर्ड कैनिंग ने दिमाग लगाया कि ये इस प्रकार से लोग क्या करेंगे, यानी कि अपने एक दूसरे की गलती छुपा लेंगे, है ना, और एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रेशर में यानी कि दबाव में रहेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, तो अपने इससे अच्छा काम करते हैं कि भारतीय लोगों को क्यों ना शासन व्यवस्था में लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 3 भारतीयों को शासन में यानी शासन व्यवस्था में लेता है, जिसमें से आपका राजा पटियाला था जो कि बनारस का था, है ना। इसके बाद में पटियाला राजा के साथ में एक आपका बनारस का एक राजा था, और इसके बाद में एक सर दिनकर राव था, यानी कि भारतीय, जो ये दोनों भारतीयों को यानी कि 3 भारतीय लोग उन्होंने चुने थे, जिसमें से बनारस का था और पटियाला का 2 जगह के राजा थे, है ना। तो इन राजाओं को इन्होंने क्या किया, इसमें संसद में यानी कि संसद में भर्ती कर लिया, 3 सदस्यों को संसद में रखा, ठीक है। 15 सदस्यों में से 3 सदस्य किनके हो गए, भारतीय हो गए, ताकि भारत की कोई भी समस्या को आसानी से सुलझाया जा सके। तो देखिएगा, एक्ट 1773 में केंद्रीयकरण का पलट, यानी कि केंद्रीयकरण को पलट दिया उन्होंने। केंद्रीयकरण की बात की गई थी ना, मैंने बताया था आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहले ही उन्होंने बताया था कि भारत को केंद्रीकरण करना चाहिए, यानी कि भारत को एक करना चाहिए। तो इस पर वापस इसने क्या दिया, यानी कि 1861 का भारतीय अधिनियम के तहत उन्होंने जोर दिया कि भारत को एक किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या की गई, यानी कि विधेयी विकास नीति, यानी कि 1937 में क्या हुआ, संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल कर लिया। विधेयी विकास नीति का मतलब है कि संपूर्ण रूप से भारत पर शासन करना, आंतरिक रूप से यानी कि संपूर्ण रूप से भारत पर कंट्रोल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, 1773 में, 1937 के अंदर, ठीक है। तो आंतरिक स्वायत्तता हासिल कर ली कि पूर्ण तरीके से भारत पर कंट्रोल किया जाने लगा। बंगाल में, उत्तर पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ 1862 में, है ना, और 1866 में, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। 3 समय देखिएगा, 1862, 1866
1862, 1866 है, ठीक है। और एक समय और था जो कि 1897। तो इस समय क्या हुआ, बंगाल में क्या किया गया, गठन किया गया। किसका गठन किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया, यानी कि विधान परिषद जो थी उसका गठन करना प्रारंभ हो गया, यानी कि अपने स्थायी शासक चुनना प्रारंभ कर दिए लोगों ने, ठीक है। वाइसराय जो था वो नियम और आदेश की शक्ति का पावर था, यानी कि वाइसराय कोई भी नियम और कोई भी शक्ति यानी कि कोई भी कानून पारित कर सकता था। ये जो शक और अधिकार था वो वाइसराय को रखा गया था, ठीक है। अगली बात क्या है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में क्या हुआ, प्रारंभ किया गया फोर्ट वेलिंग प्रणाली की मान्यता की गई। यानी कि जो ये देखिएगा, एक यहां पर शब्द लिखा है पार्टफोली। पार्टफोलिया जो था, ये जो शब्द है ना, पार्टफोली प्रणाली का मतलब क्या होता है कि अपना हिंदू मुस्लिम जो शासन जो कानून बना सकते थे उनके लिए स्वीकृति दे दी गई थी उनको, तो इसकी मान्यता प्राप्त कर ली थी। वाइसराय को आपातकालीन और काउंसिलिंग आदेश के लिए क्या कर दिया गया था, स्वीकृत कर दिया गया था। यानी कि जो आपका जो वाइसराय था, वाइसराय क्या करता था आपातकाल में, यानी कि देखिएगा वाइसराय के हाथ में भी पूरी नियंत्रण शक्ति तो थी। अभी जो नरेंद्र मोदी के हाथ में है ना, कि नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं है कि मन चाहे कानून बना सकता है। अभी की सरकार में तो यही हो रहा है कि बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता कि मन चाहे एक व्यक्ति को अच्छा लग रहा है तो वो कानून पारित कर देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। यानी कि डिबेट उन पर क्या होती है, बहस होती है। कोई भी कानून बनाने से पहले बहुत ज्यादा बहस होती है। यानी कि अभी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बहस होती है, कोई भी कानून भारत के लिए पारित करना होता है तो। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम बात करें कि जो किसान विरोध कानून है, जो किसान जो कानून लागू किया गया है, किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए हैं, तो इस पर कोई भी विरोध यानी कि कोई भी बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह था कि इसका फायदा उठाया गया है ना। और आपका एक और जो एनआरसी सीआरसी का जो भी था, डिबेट का जो मुद्दा था, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इस समय आपातकाल भारत में लगा हुआ था। धारा 144 आपातकाल लगा हुआ था, तो आपातकाल की स्थिति में क्या नहीं हो सकता, किसी पर किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है। और इसमें एक सिचुएशन होती है, अगर आपातकाल स्थिति अगर देश में लगी हुई है तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के साइन बगैर कोई भी कानून पारित नहीं होता, तो राष्ट्रपति को मजबूरन कहा जाता है कि 6 महीने के अंतर्गत इसको पारित करना ही होता है। और वैसे अगर आपातकाल स्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर लेता है, कोई भी कानून अगर लागू करने वाले के लिए कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कोई भी कानून लाता है और वो देश के हित में नहीं होता है तो उसको लेकर रख लेता है ना। वो आगे बढ़ेंगे हम, बहुत सारे नियम होते हैं उसमें, अधिनियमों के तहत होता है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर भी यही सिस्टम था। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में समझिए इसे, वर्तमान के संदर्भ में यह हुआ कि राष्ट्रपति ने यानी कि 3 कानून का विरोध जो गवर्नमेंट यानी कि जो लोग कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को सोचना चाहिए था। बिल्कुल राष्ट्रपति ने सोचा था इस बात पर, है ना। लेकिन क्या हुआ, उस समय आपातकाल लगा हुआ था भारत में, और आपातकाल लगा हुआ था यानी कि धारा 144 लगी हुई थी, और उसका फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इस कानून को पारित कर दिया। यानी कि 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने से भी ज्यादा लॉकडाउन लगा रहा, और इस कारण से नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसका फायदा उठाया। एनआरसी सीआरसी जो कानून बनाया, उसके साथ में बहुत सारे कानून आपके लिए बना दिए गए हैं जिनको जबरन थोपा गया है भारतवासियों पर। इस पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई है, और इसके लिए हमारा जो संविधान है वो हमें अनुमति देता है। इस राष्ट्रपति यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको अनुमति देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। कब? आपातकाल स्थिति में। कोई भी कानून अगर आपको उचित लग रहा है तो उसको लागू कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इस कानून को लागू कर दिया। और आज किसान विरोध कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, तो शायद ही इसको वापस लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इसको अगर आप कोर्ट में केस लड़ते हैं तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये संविधान में बात लिखी हुई है। तो आपातकाल स्थिति में लागू किया गया है ना, तो इसको नहीं हटाया जा सकता। और इसको हटाना है तो फिर सरकार चेंज करनी होती है ना। तो सरकार चेंज करने जितना दम है नहीं, क्योंकि अभी समय है काफी, और जब सरकार चेंज होगी तो हो सकता है वापस, है ना। बाकी उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से यही शक्ति किसको थी, वाइसराय को थी। लेकिन वाइसराय तभी कर सकता था जब मैंने यहां पर बताया कि 15 सदस्य हुआ करता था, 15 सदस्यों से बात करेगा, ये लोग सहमत होंगे। यानी कि इसमें से अगर 8 लोग सहमत है तो 8 लोग सहमत है तो ये कानून पारित कर दिया जाएगा। अगर ये 8 लोग सहमत नहीं है तो नहीं किया जाएगा भाई, क्लियर बात है, ठीक है। देखिए, लेकिन एक शक्ति दी गई थी कि आपातकाल स्थिति में क्या कर सकता था, कोई भी कानून लागू कर सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 महीने के अंदर तो इसको पारित करना ही पड़ता था। यानी कि अगर यहां से कोई सदस्य कोई कानून बना रहा है, 15 सदस्यों में से भारत का कोई व्यक्ति है, तो बता रहा है कि कंपनी का शासन समाप्त करो, कर दिया उसने, यानी कि कर मुक्ति करो। तो कर मुक्ति अगर आपातकाल स्थिति लगी हुई है और कर मुक्ति के लिए उसने क्या किया गया है, उसने अगर पेश किया है, तो इसको वाइसराय को मजबूरन करना ही पड़ेगा उसको। 6 महीने तक अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती है तो आपातकाल रहता है। तो इसके बाद में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम की बात करेंगे, इसमें इतना ही था। और इसके बाद में 1892 आते हैं, किसमें आते हैं, 1892 का पार्षद अधिनियम आएगा, ठीक है।
पार्षद अधिनियम की बात करते हैं तो 1892 में क्या हुआ देखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा यानी कि इनकी संख्या बढ़ाई गई। सबसे मुख्य काम किया गया, यानी कि सरकार को दो भाग थे, जिसमें पहला राज्य, दूसरा हुआ करता था केंद्र। यानी कि राज्य के संदर्भ में अगर हम समझे कि जिस प्रकार से अभी आपके राज्य में जो शासन चलाया जा रहा है, जो भारत देश के संदर्भ में, यानी कि केंद्र में आपके कौन बैठा है, प्रधानमंत्री बैठा है, और आपके राज्य में कौन बैठा है, आपका मुख्यमंत्री बैठा है। तो इस पर क्या किया गया, इनकी जो संख्या थी, यानी कि यहां पर जो केंद्र में हुआ करते थे उनको क्या करते थे, यानी कि संसद कहा करते थे, ठीक है। यहां पर जो हुआ करते थे उनको परिषद कहा करते थे, यानी कि परिषद के सदस्य हैं, पार्षद जिसको बोलते हैं, यानी कि विधानसभा क्षेत्र मान सकते हैं। तो इन पर क्या कर दी गई, इनमें वृद्धि कर दी गई, इनमें विकास कर दिया गया, यानी कि इसमें क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। इतनी बात याद रखिए कि इनमें वृद्धि कर दी गई तीन लोगों में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या गया, विधान परिषद के सदस्यों को क्या किया गया, बजट पर बहस करने के लिए, यानी कि भाई कितनी पैसे, देखिएगा ये सबसे अच्छी काम है, बजट पर बहस करने के लिए खुली छूट दे दी गई कि भाई आपके भारत में कितना कर वसूला जा रहा है, कहां से कितना कर लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है ना, और ये गवर्नमेंट में विकास कहां पर होगा, यानी किस प्रकार से शासित करेंगे। तो इन चीजों पर बहस करने की खुली अनुमति दे दी गई थी यहां पर, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा खुली बहस करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। इसी के साथ में देखो अगली बात की गई है कि केंद्रीय विधान परिषद यानी कि बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा गैर सरकारी नामांकन वायसराय शक्ति को प्रावधान दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय विधानसभा यानी कि चैंबर ऑफ बंगाल में चैंबर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, वो गैर सरकारी नामांकन यानी कि वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। कहने का मतलब यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र में तो किसका, वायसराय का स्थायी शासन। इसके बाद में अगर कोई राज्य में कोई व्यक्ति नाटक करता है ना, यानी कि जिस प्रकार से अगर मुख्यमंत्री कहे वो अपनी मनमानी चला रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप होता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश जिस प्रकार से बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से उसका आधिपत्य होता है। तो इसी प्रकार से मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है, यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, और किसके हाथ में चला जाता है ये शासन इसके व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, केंद्र के पास में ये शासन चला जाएगा। तो इसके लिए क्या थी, किसी बात में शक्ति थी और प्रावधान था इस बात का, ठीक है। प्रावधान का मतलब इसको पावर दिया गया था, किसको, गवर्नर को, यानी सॉरी वायसराय को भी पावर दिया गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी नाटक कर रहा है तो उसको भगा दो वहां से, है ना, और अपने हाथ में सत्ता संभाल लो। इसके बाद में क्या होता है, अगला जो देखिएगा, गवर्नर, जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदार जो थे चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता था। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति व्यापारी यानी कि जिला परिषद यानी कि कोई नाटक कर रहा है, नगरपालिका के द्वारा, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ यानी कि इन सबसे जमींदार वर्ग से, इन सबसे कोई भी वर्ग होता था तो उनकी सिफारिश पर किया जाता था, यानी कि इन वर्गों के लोगों का समर्थन के द्वारा ही उन लोगों को चुना जाता था। प्रांतीय व केंद्रीय यानी कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त समिति बनाई गई, यानी कि प्रांतीय व केंद्रीय। कहने का मतलब यह है कि प्रांतीय यानी कि प्रत्येक राज्य में, और केंद्रीय यानी कि सरकार, यानी कि सरकार में क्या किया गया, गैर सदस्य यानी कि कोई अन्य सदस्य जिस प्रकार से भाग लेना चाहते हैं, जिस प्रकार से किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति यानी कि केंद्र में भाग लेना चाहता है, यानी कि कोई भी केंद्र की बात करें तो किस प्रकार से है कि जैसे कोई भी मुख्यमंत्री कहना चाहता है कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं इस राज्य का शासन नहीं संभालूंगा, मैं इस शासन को किसको दूंगा, यानी कि जिस प्रकार से अभी राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री है, राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं इस शासन को नहीं चलाऊंगा, मैं इस शासन को प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से चलाएं। तो वो भी प्रावधान था कि आप दे सकते हैं उसमें भी, ठीक है। तो गैर सदस्य भी नियुक्त कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।